How's the Joes? How's the Joes? How's the Joes? How's the Joes? दोस्तों, जो स्टार्टिंग में आप लोगों ने वीडियो देखी उसके ऊपर एक आर्टिकल है जो कि मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा और यूपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुकी है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्म है जो यूपीएससी ने डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा, डेड जोन के नाम से। आखिर ये डेड जोन क्या होता है? अगर यही नहीं पता होगा तो फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो तलैंडी में चला जाएगा। तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करने वाला हूँ। दोस्तों, आज है 10 अगस्त और आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस, जिसको आप लोग प्यार से बैलेंस डाइट बोलते हैं, बहुत शानदार रहने वाला है। यहाँ पर बड़ी ही प्यारी से एक बात बोली गई यार, अगर ध्यान से आप लोग ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में भी फील करोगे तो आप लोग इस चीज़ को अपने साथ में कनेक्ट कर पाओगे कि जब जब ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है, यानी कि घर पर कोई प्रॉब्लम आ गई, पता चला कि पैसे नहीं है, पापा कहीं से पैसे मांग कर लेकर आ रहे हैं, तब आप लोगों को पैसे सेंड कर रहे हैं, या फिर घर पर कोई बीमार हो गया, इतने पैसे की जरूरत है कि आप लोगों को किसी और से पैसे मांग कर लाओगे तो ही इलाज हो पाएगा और पैसे मिल नहीं रहे हैं। उस टाइम पर मन करता है कि इतनी मेहनत कर दें कि जिसकी कुछ हद नहीं है, ताकि घर वालों की सारी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। होता है कि नहीं होता है ऐसा? और उसके बाद में फिर क्या होता है, जैसे ही वो सिचुएशन चली जाती है, अपना होता है कुछ 1-1.5 महीना 2 महीना, फिर वो सारी चीज़ें भूलकर फिर नॉर्मल पैटर्न में आ जाते हैं और फिर उसी तरीके से ज़िंदगी जीने लगते हैं जैसे पहले जी रहे थे। यानी कि बोला यह गया कि कामयाबी के सफ़र में धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छाव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। यानी कि जब जिंदगी नॉर्मल चल रही होती है ना, तब ये कुछ करने का मन ही नहीं करता, तब लगता है कि यार ठीक तो चल रहा है, क्या ही जरूरत है किसी चीज़ की, खाना टाइम पर मिल रहा है, सब चीज़ें चल रही है, मजा आ रहा है। पर लेकिन जब जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है तब तब लगता है कि यार अब कुछ कर लेना चाहिए। जब कोई टोक देता है, कहीं शादी में चले गए, वहां पर 2-4 लोगों ने टोक दिया तो शर्म आई, उसके बाद में लगता है कुछ कर लेना चाहिए। अक्सर कई सारे लोग जो हैं वो घर जाना बंद कर देते हैं जब यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर घर एक तरीके से त्योहार पर या फिर किसी और चीज़ों पर भी यहाँ पर मना करते रहते हैं। आप लोगों ने देखा नहीं रिसेंटली अभी जो यहाँ पर ये एस्पायरेंट की सीरीज आई थी, संदीप भैया साहब, ठीक है, घर जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने लगती है, ये रियलिटी है एक पर्टिकुलर एस्पायरेंट की जब वो पढ़ रहे होते हैं, तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। पर मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहूंगा, बीच बीच में 10-15 दिन में या 1 महीने में घर जरूर चक्कर लगना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारे अंदर जो आग है वो आग जो है वो बनी रहेगी, हमारा काम करने का मन जो है वो करता रहेगा, हमको छांव नहीं मिलेगी और हम हमेशा डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करेंगे और अपने टारगेट को अचीव कर ही दम लेंगे। इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। ये बहुत ही एक तरीके की ऐसी प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ जो आप लोगों ने रियलिटी में अपनी जिंदगी में फील की होगी, नहीं की हो तो बताइए, ये बहुत ही रियलिटी वाली चीज है, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय करेंगे यार सारा का सारा डिस्कशन। कुछ आर्टिकल तो बहुत ही बेहतरीन है जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले हैं और काफी तसल्ली में सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस लेक्चर को अगर देखने के बाद में लगे कि यार आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए, या तो आप लोग इस पीडीएफ को टेलीग्राम से जाकर ले लेना, स्टडी लवर के नाम से टेलीग्राम है, यहाँ पर आप लोगों को टेलीग्राम पर सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। या फिर इस लेक्चर को आप लोग जाकर जो है आप लोग बेसिकली इसका जो पीडीएफ है वो एप्लीकेशन से ले लेना, ठीक है। एप्लीकेशन पर जब आप लोग जाओगे, यहाँ पर आईएनए का यहाँ पर ये बेसिकली डाइट वाला सेक्शन, यहाँ से जाकर आप लोग इसको ले सकते हैं और डेली क्विज भी आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि हर एक बच्चे के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। और वीकेंड में टेस्ट भी आप लोगों का होता है जो कि आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन में कभी दिक्कत आए तो आप लोग यहाँ पर भी जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग को वेबसाइट पर भी अवेलेबल मिल जाएंगी, इसको भी जाकर आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। वीडियो को पॉज कर आप लोगों को बस एक बात बतानी है कि आखिर लोग जो हैं वो गांव को छोड़कर शहर में यानी कि सिटी में क्यों आते हैं, और ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटी है जो आप लोगों को सिटी में देखने को मिल जाती है, गांव में देखने को नहीं मिलती है। और अगर वो सारी फैसिलिटी आप लोगों को गांव में ही मिल जाए तो क्या आप लोग गांव को छोड़कर सिटी यानी कि शहर में जाना पसंद करोगे, यस या फिर नो? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। अगर आप लोग गांव से आते हो तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि क्या डिफरेंस आप लोगों को नजर आता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गांव में प्रोवाइड कराया जाए गांव को डेवलप करने के लिए। और एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं पूरा, यानी कि प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज़, यानी कि शहरी एरिया में जो फैसिलिटी है अगर वो गांव के एरिया में ही प्रोवाइड करा दें तो कोई भी इंसान जो है वो गांव से शहर में ना जाए। ये ऐसे क्यों इस तरीके के टॉपिक आज की डेट में देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारी जो सिटीज़ हैं वो एक ऐसा डेवलपमेंट की ओर जा रही हैं जहाँ पर आप लोगों को आज की डेट में वो नहीं कहते कि रैंडम डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। कोई कहीं घर बन रहा है, कोई कहीं सड़क निकल रही है, एक सिस्टमेटिक वे में हमारे देश की सिटी नहीं बसाई गई है जैसे नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलती थी। किस तरीके की, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में जब आप लोग बात करते हैं
तो ये आप लोगों ने पढ़ा है। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप लोगों को आज के डेट में से चंडीगढ़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। बिल्कुल सिस्टमेटिक तौर पर बसाई गई सिटी आप लोगों को देखने को मिलती है। इवन आप लोगों को ये क्वेश्चन याद होगा जब मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया था कि अर्बन जो प्लानिंग है और कल्चर जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की आज की डेट में हमारे देश के अंदर का जो अर्बनाइजेशन है उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है, और वो फिर भी कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा अप टू द मार्क नहीं है। तो इसमें सारी चीज़ें जो आप लोगों को बताई गई थी वो सिस्टमेटिक वे में यही समझाने की कोशिश की गई थी कि हमारे देश की जो सिटी हैं वो अप टू द मार्क नहीं है, मतलब एक तरीके से हम लोग उनको और अच्छे लेवल पर डेवलप कर सकते हैं। ये भी आप लोगों को यहाँ पर आज की डेट में बताने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये पर्टिकुलर टॉपिक। हमारे गांव को ही अगर हम लोग डेवलप करना स्टार्ट कर दें तो इसमें कितना फायदा देखने को मिलेगा। तो कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया 1.39 लाख करोड़ का जो बेसिकली अभी यहाँ पर एक तरीके का एक इन्वेस्टमेंट आप लोग बोल सकते हैं, जो कि 6,40,000 जो पंचायत सिस्टम है हमारे देश के अंदर में उनमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगा। आप लोग खुद सोचो, अगर मेरे गांव में एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे का इंटरनेट आ जाए तो आज की डेट में जो सिटी में बैठकर ये सारा काम किया जा रहा है ये मैं अपने गांव में ही कर सकता हूं। आप लोग पढ़ाई जो करने आज की डेट में बाहर जाते हैं, इंटरनेट के थ्रू अगर आप लोग पढ़ाई कर पा रहे हैं तो किसी भी चीज को आज के डेट में अपने गांव में बैठकर ही आप लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे बड़ी आसानी से। इवन आज की डेट में अमेजन और फ्लिपकार्ट वगैरह की जो डिलीवरीज हैं वो भी अपने गांव में ही आज की डेट में आप लोगों को आती हुई दिखती हैं। यस या फिर नो आप लोग बताइए। बस जो आज की डेट में एक प्रॉब्लम मुझे रहती है, ओला और उबर जो है वो गांव तक नहीं पहुंच पाती है, उसमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं। आने वाले टाइम में वो भी आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में कुछ और छोटी छोटी सी बेसिक जो चीजें आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक स्पीड की जो एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अक्सर जब भी मैं गांव में जाता हूं तो वहां पर अगर वीडियो अपलोड करनी होती है तो वीडियो उस लेवल पे मैं अपलोड नहीं कर पाता हूं उतनी जल्दी, क्योंकि वहां पर स्पीड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, अगर ये छोटी छोटी सी जो सुविधाएं इनको ढंग से इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि एक गांव का बच्चा जो है उसको सारी वो फैसिलिटी देखने को मिल जाएंगी जो सिटी में जाकर उसको मिलती है। वहीं पर ही आसपास में एक अच्छा सा कम से कम तहसील में हॉस्पिटल हो जाए, जो कि एक ऐसा हॉस्पिटल हो कि उसको दूर दराज वाले एरिया में न जाने को मिले। तो इस तरीके से वहां पर आप लोगों को बेसिकली हेल्थ की भी फैसिलिटी मिल गई, एजुकेशन की ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई दी यहाँ पर। तो ये ऐसी ऐसी चीजें जो हैं आप लोगों को अच्छे लेवल पर डेवलप होती नजर आएंगी। इसी के साथ में जैसे अर्बन क्लैप कर भी एक एप्लीकेशन है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो कि बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो उस पर अगर सर्च करता था मैं, एक बार देखकर मैंने सर्च किया कि लोकल एरिया आ रहा है कि गांव वाला एरिया आ रहा है, तो वहां पर अभी देखने को नहीं मिलता है। यानी कि आने वाले टाइम में हम लोग ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं अगर इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी हो यहाँ पर। तो इंटरनेट आज की डेट में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है जो कि बहुत ही अच्छे लेवल पर चीजों को लेकर चलेगा। इसी को एक अच्छे लेवल पर चलने की बात की जा रही है, वो भी किसकी हेल्प से, भारत नेट। यानी कि नाम भी क्या रख दिया, भारत नेट, यहां पर इसका नाम रख दिया। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया लास्ट माइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की यहां पर ये प्रोवाइड कराया जाएगा, और इसमें कई सारी बातें बोलेगी कि गांव गांव को कनेक्ट करेंगे। सोचो एक प्रधान है गांव में और वो पंचायती राज सिस्टम बेसिकली ढंग से अगर उसको इंप्लीमेंट किया जाए तो एक जो गांधी जी का एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि मन का एक तरीके से ना एक मन की बात बोलते हैं ना बेसिकली, कि एक मन की जो बात थी उनकी ये थी कि कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में जो गांव है उनको इस लेवल पर डेवलप किया जाए कि वो अपने ही आप में पूरे सशक्त विलेज, एक सशक्त गांव बन जाए, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट न रहना पड़े। इसलिए आर्टिकल कौन सा है संविधान के अंदर में, डीपीएसपी के अंदर में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जिससे पंचायती राज सिस्टम निकाल के हम लोग लेकर आए, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में, ठीक है, 1992-93 में हम लोगों ने यहाँ पर ये सिस्टम एस्टेब्लिश किया। तो पंचायत अगर ढंग से डेवलप हो जाए तो बहुत सारी चीजें हम लोग आसानी से सुधार पाएंगे। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में अभी बात की जा रही है, पर इन रियलिटी में जब ग्राउंड लेवल पर आप लोग जाकर देखोगे ये आज का प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ पर नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ये मैं आप लोग को बहुत पुराने से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुका हूँ। ये जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 2011 में बेसिकली यहाँ पर लॉन्च किया गया था, एक दशक हो गया, फिर आगे नाम चेंज कर दिया इसका, जिसको आज के डेट में आप लोग भारत नेट पढ़ रहे हैं। इसको पहले नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बोलते थे बेसिकली, अभी इसको भारत नेट बोलना स्टार्ट कर दिया। इस प्रोजेक्ट का नाम चेंज किया गया 2015 में। 2015 प्रोजेक्ट का जो नाम चेंज किया गया, यहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात की गई। ऑल पंचायत जो भी हमारे देश के अंदर है, कोई भी ऐसा नहीं कि पीछे छूटेगी, सारी पंचायत को साथ में लेकर चलना है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर मुझे देखने को मिली वो क्या है, यानी कि
2 Mbps की बात की जा रही थी यहाँ पर, अब 2 Mbps से बढ़ाकर यहाँ पर जो कनेक्टिविटी की जो स्पीड है उसको बोला जा रहा है कि 20 Mbps की स्पीड यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर ऐसी स्पीड यहाँ पर सारे हाउस होल्ड को उनको प्रोवाइड करा दी जाती है, पंचायत को प्रोवाइड कराई जाती है, सारे जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर जो गांव वाले आसपास एरिया में प्रोवाइड करा दी जाती है, तो कितना फायदा होगा। तो इससे फायदा देखो आप लोग यहाँ पर सबसे जो बड़ी चीज देखने को मिल रही है ई गवर्नेंस, यानी कि जो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है उसको डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट के साथ में, स्टेट के साथ में, अगर चाहो तो सारे पंचायत के सारे जो भी आज के डेट में हमारे बेसिकली प्रधान है, पता चला कि चीफ मिनिस्टर साहब जो है सबके साथ में बैठकर एक साथ बातें कर रहे हैं कि कैसे कैसे अपने गांव को लेकर चल रहे हैं। इसी के साथ में ई हेल्थ की बात की जा रही है, जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस भी किया, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में ई एजुकेशन, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं, आप में से कितने ऐसे भी फैमिली मेंबर हैं जो अलग अलग गांव में कहीं कहीं बैठे हुए हैं और जो यहाँ पर इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो ई एजुकेशन तो आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं। इसी के साथ में ई बैंकिंग की भी फैसिलिटी आप लोग कहीं ना कहीं जो एंजॉय कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीजें कैसे आप लोग ले पा रहे हैं, इसका सबका बेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो क्या है? वो है इंटरनेट। अगर इंटरनेट ढंग से रूरल एरिया में काम कर पा रहा है तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट बोल सकते हैं जिसमें आप लोगों को मैंने अभी बताया यहाँ पर कितने बेसिकली गांव हैं, तो 6,40,000 के करीब गांव हैं। इतने गांव में अगर इंटरनेट आप लोगों को पहुंचाना है तो आसान काम तो होगा नहीं यहाँ पर। ये तो एक तो यहाँ पर एक काम, एक कोई अकेला काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर BSNL आप लोगों को देखने को मिलेगा। BSNL के साथ साथ में यहाँ पर जो है बेसिकली रेल टेल यहाँ पर, ठीक है, कई सारे PSU हैं यहाँ पर, पावर ग्रिड है, ये भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इनके द्वारा बेसिकली यहाँ पर किस तरीके से फाइबर जो ऑप्टिकल केबल है उनको बिछाना है ताकि गांव की कनेक्टिविटी की जा सके। और यूनिवर्सल जो सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है वो इसके लिए यहाँ पर फंड दिया गया कि ढंग से सही लेवल पर यहाँ पर इसको लेकर आया जा सके। और इसके लिए जो BSNL है यानी कि भारत जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है, वो स्पेशल पर्पज व्हीकल जो है वो यहाँ पर लेकर आया गया ताकि हमारे देश के अंदर में हमारे ही देश की सरकार की कंपनी है उसके थ्रू इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाए। इनकी सरकार ये चाह रही थी, इसको प्रोजेक्ट को चाहते तो ये एयरटेल को दे सकते थे या फिर आज के डेट में जियो को ये दे सकते थे, पर लेकिन इनका बेसिक प्रोजेक्ट क्या है, बेसिक पर्पज क्या है? बेसिक पर्पज ये कहीं ना कहीं अगर ध्यान से देखोगे सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है वो सरकार के हाथ में है मैक्सिमम, और गवर्नमेंट अपने लेवल पर यहाँ पर ये काम कर रही है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमारे गाँव वाले दूर दराज वाले एरिया में इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जा सके। नॉर्मली बहुत सारे एरिया ऐसे भी हैं जैसे दूर दराज वाले नॉर्थ ईस्ट के एरिया, आइलैंड अगर बात करें, जब अंडमान निकोबार की मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि जब वहां पर मैं विजिट करने गया था तो वहां पर 2G कनेक्शन उस टाइम पर चल रहा था, जबकि देश के अंदर में हम लोग 4G की बात कर रहे थे, अच्छे लेवल पर उसकी स्पीड को एंजॉय कर रहे थे। तो ये सिस्टम आप लोग देखते हैं अभी वहां पर अपडेट हो गया क्योंकि अभी वहां पर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के थ्रू वहां पर चीजें अपडेट की जा रही है। तो ये इस तरीके से अगर दूर दराज वाले एरिया को सबको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। आप लोग सोचो अगर कोई इंसान आज के डेट में किसी गांव में बैठा हुआ है, क्या उसका हक नहीं है कि वो भी बैठकर यूट्यूब पर लेक्चर देख सके, किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर वहां पर अपनी क्लासेस ले सके? अगर उसके पास में इतना पैसा नहीं है, अगर आज के डेट में आप लोग घर से बाहर जाकर कहीं भी रहने की कोशिश करता है कोई भी बच्चा, तो आप लोग मिनिमम लगा के चलो कि 8 से 10,000 रुपए तो मिनिमम आप लोग को रूम का रेंट देना पड़ेगा, है कि नहीं? ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, आप लोग खुद बताइए, इतना तो चलता है, खाना पीना दूसरी सारी चीजें रहेगी, तो टोटल मिलाकर एक 15,000 रुपए जो है आप लोग लगा के चलो कि एक इंसान जो है वो खर्चा कर रहा है। अब 15,000 रुपए अगर आप लोग कोई इंसान खर्च कर रहा है और यहां पर पूरे साल ये खर्चा चलना है, अब पूरा हिसाब लगाकर आप लोग बता दो इसका। तो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन को कोई पर्टिकुलर अगर क्लास करनी है, आज के डेट में इतने सारे अफोर्डेबल क्लासेस आप लोगों को देखने को मिलेगी ऑनलाइन, और वो भी हर एक की, चाहे आप लोग बैंकिंग की क्लासेस कर रहे हैं, SSC क्लास कर रहे हैं, IAS की कर रहे हैं, UPSC कर रहे हैं, किसी भी SSC की कर रहे हैं, आप लोग किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। इतना एक महीने का किराया नहीं जाएगा जितने में लगभग सारी क्लासेस आप लोग को आज के डेट में मिल जाती हैं, ठीक है? तो ये आप लोग देखिए, और अच्छी क्वालिटी के साथ मिल जाती है। अगर आज की डेट में आप लोग देखो तो ये क्या है, जो चीज लोगों को पहले मिल नहीं पाती थी वो चीज अब लोगों को दूर दराज वाले एरिया में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर मिल पा रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ी क्रांति है अगर ढंग से देखा जाए तो। कुछ भी चीज सीख सकते हो आज की डेट में आप लोग ऑनलाइन बैठकर, पर लेकिन इंटरनेट अगर अच्छा होगा तभी ये चीजें हो पाएंगी, और इंसान के पास में फोन होगा। तो फोन और इंटरनेट का कम्युनिकेशन अगर बात करें या फिर बोलो तो कॉम्बी के जो एक कॉम्बो पैक जो यहाँ पर ये है, एक कंबाइंड पैक जो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि फोन और मोबाइल का, क्या बोल रहा हूं मैं, फोन मतलब एक इंटरनेट और फोन का जो बेसिकली मोबाइल और जो इंटरनेट का जो एक कम्युनिकेशन है, कॉम्बिनेशन है बेसिकली, ये इतना शानदार है। अगर ये ज्यादातर लोगों को अगर ये मिल जाए आज की डेट में तो उनकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम जो है उनका सोल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर निकलता हुआ नजर आएगा। तो इसकी बेसिक जो बोलेंगे किसी चीज को बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर किसी गांव में इलेक्ट्रिसिटी हो, वहां पर इंटरनेट हो और वहां पर फोन हो, ठीक है,
तो वो गांव जो है आज की डेट में एक डिजिटल विलेज के तौर पर डेवलप किया जा सकता है और अच्छे से वहां के जो बच्चे हैं वो अपनी सारी फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि भारत नेट जो प्रोजेक्ट है ये एक ब्रिज की तरीके से देखा जा रहा है जो डिजिटल डिवाइड है। अक्सर बोलते हैं ना कि ये इंडिया हो गया और ये भारत हो गया, यानी कि इंडिया तो बोलते हैं सिटीज को और भारत बोलते हैं कई बार गांव को, या फिर इंडिया बोलते हैं अर्बन एरिया को या फिर ज्यादा बढ़े हुए इंडस्ट्रियल एरिया को, और भारत बोलते हैं पिछड़े हुए एरिया को कई बार। तो उसका जो डिवीजन है तो उसको यहां पर कहीं ना कहीं खत्म किया जाएगा। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी यहां पर होगी, पब्लिक इंटरनेट होगा, इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, अर्ली हार्वेस्टिंग की बात की जा रही है, प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा स्टार्टिंग से इंप्लीमेंट किया जाए। यूनिवर्सल एक्सेस, किसी को ऐसा नहीं कि इसको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि इतनी एज होनी चाहिए इसको लेने के लिए। आईटी की जॉब बेसिकली डेवलप होंगी। ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सर्विसेज आप लोगों को डोर डोर पर जाती हुई नजर आएंगी। सरकार की कनेक्टिविटी भी अच्छे लेवल पर हो पाएगी और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की भी जरूरत पड़ेगी, खासकर अगर बात करें कि बाहर से हम लोगों को खरीद कर लेकर आना ही नहीं है। आप लोग खुद सोचो, आज की डेट में कई सारी सरकार ये ऐसी स्कीम चलाती है कि वो अपने एम्प्लॉय को लैपटॉप बांटने हैं। वो लैपटॉप मैक्सिमम आप लोगों को किसी ऐसी कंपनी के देखने को मिलेंगे जो किसी बाहर की विदेशी कंपनी है। अगर अपने ही देश में इस लेवल के लैपटॉप हम लोग बनाने लगे, उनकी क्वालिटी के ऊपर फुल अच्छे से काम किया जाए और अच्छे से क्वालिटी वाले लैपटॉप अगर आज की डेट में हम लोग लेकर आते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ये सोचो हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ेगी। कहीं ना कहीं इस जो ये लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है वो और ज्यादा लोगों को जॉब देगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। ये सारी साइकिल होती है। जियो कनेक्शन ने जब इंटरनेट फ्री प्रोवाइड कराया उस टाइम पर आप लोग समझ सकते हैं कि उस तब से लेके आज तक का अगर आप लोग डेटा उठाकर देखोगे तो हमारे देश में ह्यूज डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारी डायमेंशन में। चाहे एजुकेशन की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग आज की डेट में किसी ऐसे जो इंसान पहले जिनको जॉब नहीं मिलती थी, बहुत सारे आज की डेट में ये जो ओला हो गए, उबर हो गए, डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाले जोमेटो वगैरह हो गए, अमेजन वाले हो गए, दुनिया भर के लोग जो है आज की डेट में पैसा कमा रहे हैं। मतलब जिनको लग रहा था कि पैसा कमाने का कोई साधन नहीं है, तो आज की डेट में ये इस तरीके के प्लेटफॉर्म दुनिया भर की जो चीजें लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट भी यहाँ पर काम करें। इवन मैं आप लोगों को बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चे का मेल आया, उसने बोला सर मैं अभी यहाँ पर क्लासेस ज्वाइन कर रहा हूँ और मैंने अपनी जो भी पैसा यहाँ पर कमाया मैं जोमेटो में डिलीवरी का काम यहाँ पर करता हूँ। समझ रहे आप लोग यहाँ पर? तो वो बोला था कि सर मैं पूरी फीस पे कर दूँ। मैंने कहा अरे यार तो यहाँ पर फिर खैर वो तो अलग बात है, मैं कुछ बातें शेयर नहीं करना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि फिर वहाँ पर अलग डायमेंशन में गंगा बहने लगती है, ठीक है। तो बात हुई मतलब, तो वो मुझे एक तरीके से अंदर से इंस्पायर कर गया वो बंदा। मैंने कहा देखो एक होता है, एक देखो आप लोग यहाँ पर सोचने की कोशिश करो, एक वो इंसान है जो कि कह रहा है कि यार मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरी कंडीशन बहुत खराब है। एक वो इंसान है जो सेम कंडीशन में वो कह रहा है कि यार मुझे ऐसा कुछ बोलना ही नहीं है, मुझे मेहनत करनी है और मुझे मेहनत करके अपने खुद के पैसे कमाने हैं, मुझे खुद से क्लासेस करनी है। तो आप लोग देखो कौन जो है वो ढंग से उसको ट्रस्ट वर्द तरीके से उस काम को कर पाएगा, ढंग से क्लास ले पाएगा। आप लोग ये देखो, ठीक है। तो ये रियलिटी में मैंने देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है कि जो मेहनत से करके जो एक तरीके से अपनी चीजों को करता है, आप लोग खुद देखो, जिस चीज में इंसान जो है वो थोड़ा सा भी इन्वेस्ट कर देता है, वो चीज में ना इंसान को ज्यादा प्रेफरेंस देता है उस चीज को, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर आप लोग देखो कहीं ना कहीं मेहनत करने का मन भी फिर इंसान का करता है। तो आज की डेट में अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, उसको जो इस तरह का बच्चा होता है ना, मतलब जो मेरी नजरों में चढ़ जाता है, तो मैं थोड़ा सा ट्रैक भी करते रहता हूँ। जैसे आप में से कई सारे बच्चे रेगुलर आंसर देते हैं, तो अगर उसमें से किसी का आंसर नहीं आता है तो मुझे ये लगने लगता है कि मैंने कहा आज कहाँ गया, आज आंसर क्यों नहीं कर रहा है। तो ये आप लोगों को नॉर्मली देखने को टीचर की टेंडेंसी होती है, जो मेहनती बच्चा होता है टीचर उसकी तरफ को अपने आप अट्रैक्ट होता हुआ नजर आता है। तो ये नॉर्मली मैं यहाँ पर भी देखता हूँ, एप्लीकेशन पर जब क्लासेस चलती हैं उसमें मैं देखता हूँ, जब क्लासेस के नीचे कई सारे बच्चे जब इंगेज करते हैं, अच्छे से आंसर देते हैं, तो मतलब अच्छा लगता है। मतलब मैं देखता रहता हूँ कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और वो ऐसे थे जो स्टार्टिंग में कहीं अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, तो आज के दिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इनको स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आप लोगों को इतना काम करना पड़ेगा जिंदगी में कि ताकि कम से कम टीचर जो है वो अप्रिशिएट करने लगे, और जिस दिन टीचर अप्रिशिएट करने लगे तो ये समझो कि इसका मतलब आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो आज की डेट में ये बहुत रियरली देखने को मिलता है कि आज की डेट में अगर ढंग से करो कि एक दिन आया कोई आंसर लिख के चला गया, फिर 4 दिन गायब है। पर लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आंसर दे रहे हैं ना, मतलब दिल खुश करने वाले आंसर दे रहे हैं भाई साहब, रेगुलर आंसर लिख रहे हैं, और उनके आंसर का इंप्रूवमेंट देखो आप लोग। जिस दिन पहले दिन उन्होंने आंसर लिखे थे, आज की डेट में आंसर देखना उनका, वो एक अच्छे लेवल पर उनके आंसर की राइटिंग में भी और उनका जो कंटेंट है उसमें भी अपग्रेडेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो बोलने में तो आप लोगों को सुनने में आसान लग रही होंगी, मैंने बोल दिया बस ऐसे ही, पर इन रियलिटी में जब आप लोग इनको देखोगे ना तो आप लोगों को चीजें समझ में आएगी कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो लिख कर देखो, फिर आप लोग देखना। और वही कहते हैं कि यार फिर से वही शब्द मैं बोलूंगा कि माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है, ट्राई करो और फिर देखना। तो जियो और एयरटेल आज के डेट में ऐसे दो एक सर्विस प्रोवाइडर हैं जिसके बेस पर हम लोग गांव गांव को कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्वालिटी इंटरनेट प्रोवाइड करा पा रहे हैं। तो मिलकर यहाँ पर काम किया जाए, 2.5 लाख पंचायत को अगर 100 Mbps बैंडविड्थ का यहाँ पर हम लोग इंटरनेट प्रोवाइड करा पाते हैं तो कितना अच्छा होगा। फर्स्ट फेज जब इसका स्टार्ट किया गया था वो 2017 में बोला था,
कि फर्स्ट फेज लेकर चल रहे हैं, सेकंड फेज जो था वो 2019 में बोल रहे थे कि यहाँ पर सेकंड फेज लेकर चल रहे हैं, अभी थर्ड फेज 2019 से लेकर 2023 तक का है जिसके ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो ये सारे फेज जब ढंग से कंप्लीट हो जाएंगे तो देश के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर बहुत सारे फायदे आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो की है प्रोजेक्ट के अंदर में, पहला तो ये कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की कोशिश की जा रही है, तो बहुत सारी यहाँ पर काम किए जाएंगे अच्छे से। डेटा कंजप्शन कितना है, वो प्राइसिंग किस तरीके से रखनी है, ऑप्टिकल फाइबर लैंड ये कनेक्शन किस तरीके से बैठाना है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो एक ऐसा कनेक्शन होता है उसमें इंटरनेट का इंटरप्शन नहीं होता है, ये सबसे ज्यादा फायदेमंद आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हर एक लेवल पर ये बिछाना, वो भी लाइन दर लाइन, और फिर बाद में पता चला कोई काट पीट के चला गया तो ये दिक्कत अलग से निकल कर आती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम भी निकल कर आती है। चैलेंज क्या है कि स्लो प्रोग्रेस हो रही है भाई साहब, मतलब वो नहीं कहते कि चींटी की चाल पर चल रहे हैं, पर चल रहे हैं, ये अच्छी बात है। कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट ऑपरेटर, क्योंकि आज की डेट में सरकार कुछ प्रोवाइड करा पा रही है। आज के डेट में एयरटेल हो गया, जियो हो गया, उनकी सर्विस देख लो और बीएसएनएल की सर्विस देख लो, तो मैक्सिमम लोग कहां जाएंगे, एयरटेल पर जाएंगे, जियो पर जाएंगे, इन्हीं पे कूदते रहते हैं। बीएसएनएल पे शायद ही कोई सोचेगा बीएसएनएल के थ्रू इंटरनेट चला ले, सोचो आप लोग। यहाँ पर टेक्निकल एंड ऑपरेशनल इशू बहुत सारे हैं। मैंने एक बार सोचा था कि गांव में अपने इंटरनेट चलाकर वहीं पर बैठकर थोड़ा काम करने की कोशिश करूं, पर नहीं पॉसिबल हो पाया। मैंने झक मारी बहुत लंबे समय तक, पर नहीं पॉसिबल हो पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का इशू निकल कर आते हैं। कभी कोई वहां पर बेसिकली खड़ंचक होते गया, उसके नीचे से लाइन काट के चला गया, ठीक है। कभी कोई दुश्मनी की वजह से कि मैं दिखाऊंगा इनको इंटरनेट, मतलब बहुत ही अलग लेवल की कंपटीशन देखने को मिलते हैं यार। ये सारी चीज इशू निकल कर आते हैं, तो इनके ऊपर काम करना जरूरी है, तभी सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा। तो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने आर्टिकल सुना है। भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में बोला गया है। द नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो है ये लॉन्च किया गया था 2011 में, रीनेम किया गया भारत नेट 2015 में। एम क्या है यहाँ पर, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराने के लिए बैंड जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल विलेज पंचायत, और यहाँ पर जो स्पीड है वो 200 Mbps टू 1 Gbps है। सही आंसर आप लोगों को बताना है, ओनली वन, ओनली टू, ऑल या फिर नन। अभी मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया ये सारी बातें। जो स्पीड है यहाँ पर 2 Mbps टू 20 Mbps की प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। ये अलग बात है कि अभी 5G और फिर 6G आए, इसको इंप्लीमेंट करते करते तब स्पीड बढ़ जाए तो वो एक अलग बात है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और अगर रूरल एरिया में डेवलपमेंट के बारे में भी कुछ पूछा जाए तो वहां पर भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं। बाकी क्लासेस जो देखते हैं बैठ के यहाँ पर, कौन गांव के दूर दराज वाले एरिया से है ये मुझे जरूर बताना, ताकि मुझे भी अंदाजा लगता रहे कि कौन कौन कहाँ से देख रहा है। तो आप लोग बता सकते हैं, और आंसर जरूर दिया करो जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मतलब एक तरीके से आप लोगों की भी पंक्चुअलिटी बनी रहती है, और जब आंसर लिखते तो कॉन्फिडेंस आता है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आंसर लिखने में शर्माते हैं, मतलब 40 से 50 हजार लोग जो हैं वो लेक्चर देख रहे हैं, और आंसर जो है वो मिनिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब मैक्सिमम एक तरीके से 1000। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर रेशियो क्या है यहाँ पर। तो ये एक बहुत ही एक तरीके से डीएनए कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। तो जब तब आप लोग लिखोगे नई चीजों में अगर शर्माते रहोगे तो फिर वही बात है, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। एक बच्चा कह रहा है सर कैसे आंसर लिखूं, समझ में नहीं आ रहा है, मैंने आज तक लिखा ही नहीं। लेक्चर भी नहीं देखा होगा ना, कभी देख लेना, या फिर कोई ऐसे काम हो गए बहुत सारे जो पहली बार ही करते हो, पूछते हो किसी से, तो स्टार्ट करो, ट्राई करो एटलीस्ट एक बार। कौन कितना 30 मार्क कहाँ बैठा है, सब आपके जैसे ही यार यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रस्ट रखो थोड़ा सा अपने ऊपर और ट्राई करो, और फिर देखो कितना मजा आता है। बस लिखते रहो एक बार और फिर देखना रिजल्ट, आप लोग इंजॉय करोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। एक बार स्टार्ट तो करो मेरे दोस्त। और बाकी एक छोटी सी बात, इसका कोई मतलब नहीं है कि आप लोगों को अगर वीडियो के अंदर में आप लोग को कभी क्वेश्चन नहीं दिया गया तो आप लोग क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को रेगुलर मिलेगा लिखने के लिए, कभी 1 मिलेगा, कभी 2 मिलेगा, या फिर उससे ज्यादा मिल सकते हैं। क्योंकि रीजन क्या है यहाँ पर, रीजन ये है कि ऐसा नहीं कि अगर बेसिकली डेली आप लोगों को यहाँ पर वीडियो के अंदर में कोई क्वेश्चन नहीं दिखाया गया या फिर नहीं हुआ तो वो आप लोगों को नहीं लिखना है, आप लोगों को रेगुलर क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कल क्वेश्चन जो पोस्ट किया था इसमें एक बच्चा कह रहा है कि सर ये करंट का क्वेश्चन नहीं है यूपीएससी के यार पेपर उठाकर देखो आप लोग एक बार, आप लोगों को समझ में आएगा। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिंग डाउन द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीट आइलैंड। तो पहले तो हीट आइलैंड के बारे में बात की जाती है, तो ये ज्योग्राफी का एक स्टैटिक पोर्शन है बेसिकली हीट आइलैंड, ठीक है। और किस तरीके से ये अपना इंपैक्ट डाल रहा है इसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखोगे। तो पहले कोज ऑफ फॉर्मेशन बताना है आप लोग कैसे बनते हैं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे तो कोज ऑफ फॉर्मेशन के बारे में जो बेसिकली यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, और फिर इसका इंपैक्ट किस तरीके से पड़ रहा है, ठीक है, ये चीज आप लोग बताएंगे। और फिर एक प्यारा सा आप लोग कंक्लूजन करेंगे। और यहाँ पर जो बड़ी प्यारी लाइन लिखी गई है मुझे बड़ी अच्छी लगी जब उन्होंने लिखी यहाँ पर कि जो अर्बन हीट आइलैंड है ना, ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि आज के डेट में हम लोग जो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी की जगह हम लोग को ग्रीन सिटी पर फोकस देना चाहिए, तब चीजें जो है वो सुधर पाएगी, ठीक है।
तो ऐसे इस तरीके की जो लाइन होती है ना, ये आप लोग अपने पास में रख लिया करो, खासकर जब भी आंसर राइटिंग आप लोग करते हो। ये इस तरीके की लाइन आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी जब आप लोग कंक्लूजन लिख रहे हो, या फिर कोई आप लोग ऐसी कोटेशन हो जो आप लोग इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, तो ये बहुत प्यारी होती है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर ये भी एक बच्चे ने यहाँ पर बेसिकली कट करके भेजा कि सर यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक या फिर ह्यूमन एक्टिविटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लिखना जरूरी है क्या? हम लोग चाहे तो ह्यूमन लिख सकते हैं ओनली। देखो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर एक तरीके से जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये जरूरी नहीं होगा कि आप लोगों को ये शब्द लिखे हुए नहीं मिलेंगे। बेसिकली यूपीएससी खेलती है इन शब्द के साथ में। अगर आप लोगों को पता होगा कि एंथ्रोपोजेनिक क्या मतलब होता है इसका, उसने बोला कि सर एंथ्रोपोजेनिक ये मतलब समझ में नहीं आया इसका। तो एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है कि इंसानों के द्वारा की गई हरकतें। तो ये शब्द जब आप लोग स्टार्टिंग करते हैं ना प्रिपरेशन, उस टाइम पर आप लोग समझ में नहीं आता है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आप लोग समझ में आएगा। इन शब्दों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो थोड़ा थोड़ा सा, एक तरीके से अपनी कुछ डायरी बना लो, डिक्शनरी बना लो, उसमें लिखो इनको। क्योंकि जब एग्जाम में आएगा, मान लीजिए एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी शब्द लिखा हुआ आ गया, आप लोगों को पता नहीं है, तो आंसर कैसे दे पाओगे जबकि टॉपिक पूरा जानते हो कि टॉपिक किस किस तरीके से। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें देखो और अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, फिर देखो आप लोगों को मजा भी आएगा और चीजें समझ में भी आएगी, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। पर लेकिन हाँ, लिखना जरूर, लिखे बिना काम नहीं चलेगा, ताकि चीजों को अच्छे से एंजॉय कर सको। अभी और भी कई सारे टीचर बोलते हैं सर क्वेश्चन देना स्टार्ट करना है, थोड़ा सा भी सिलेबस हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, आराम आराम से देते हैं। तो ताकि पहले थोड़ा थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन का आंसर देते रहो, एक एक, फिर आगे चलकर बढ़ा भी दिया जाएगा, पर एटलीस्ट एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को रेगुलर देना है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जो कई सारे बच्चे यहाँ पर अभी भी कस्टमर केयर से जाके पूछ रहे हैं कि जो स्टार्टिंग में डिस्काउंट कूपन दिए जा रहे थे कोर्सेज के ऊपर, वो अभी भी वैलिड है क्या? क्योंकि हम लोगों ने ट्राई किया, वो वैलिड नहीं आ रहे हैं। तो देखो यार, इसको फिर से एक्सटेंड किया जा रहा है, ठीक है, लास्ट है पर, लेकिन अब देख लेना इसको, क्योंकि रीजन ये है कि इससे ज्यादा अब लेट मत करो। अगर रियलिटी में आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, फिर आप लोग बार बार जाकर यहाँ पर बोलते हो, पर लेकिन रियलिटी क्या है कि जितना देर करोगे, अब यहाँ से फिर चीजें हाथ से फिसलती नजर आएंगी। तो 15 अगस्त लास्ट देख लो, चाहे आप लोग ऑप्शनल को लेना चाहते हैं PSIR या फिर सोशियोलॉजी, या फिर आप लोग यूपीएससी के कोर्स में कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर आप लोग CSET के कोर्स जो लेना चाहते हैं, ये सारी के सारी क्लासेज जितनी जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को वेबसाइट पर रहती है, वहां से जाकर आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो, या फिर नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में भी आप लोग जाकर देख लेना, वहां पर भी आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो अपनी चीज़ों को अच्छे से स्टार्टिंग से ही लेकर चलो, ताकि अच्छे से एंजॉय कर सको, क्योंकि इसके बाद में फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। आंसर राइटिंग ग्रुप में भी कैसे जाना है, कई सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो या फिर उसके लिए नोट्स ग्रुप में कैसे जाना है, तो उसके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रखी है, तो उसको आप लोग देख सकते हो। ये पूरा का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा बेसिकली उसके ऊपर, जो आप लोग वेबसाइट पर जाएंगे या फिर एप्लीकेशन में जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर जाकर आप लोगों को प्रॉपर प्रोसीजर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये जो आर्टिकल है जिससे रिलेटेड मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में वीडियो भी दिखाई, ये डाउन टू अर्थ मैगजीन के अंदर यहाँ पर कवर किया गया है। इस आर्टिकल में ये बोला गया है पर्टिकुलरली कि आज की डेट में जो समुद्र के अंदर जीव हैं उनकी संख्या जो है वो घटती जा रही है, और यहाँ पर कई सारे जो हैं लगभग 90% जो हैं उनके ऊपर थ्रेट है। यानी कि कुछ तो वैसे आप लोगों ने जो है जिंदगी खराब कर दी बहुत सारे जीवों की, आप लोग बोलेंगे हम लोगों ने कैसे कर दी, जो कि आज की डेट में आप लोग हो, चाहे मैं हूं, चाहे सोसाइटी का कोई भी प्राणी हो, जो जो चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में वो इन्वायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को उदाहरण देकर थोड़ी बातें समझाऊं, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग पसंद करते हैं कि वो समुद्र के पास में किनारों पर जाएं और वहां पर बीच पर जाकर अपनी लाइफ को एंजॉय करें। पर लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी स्किन का बड़ा ध्यान रहता है कि उनकी स्किन जो है वो काली ना पड़ जाए। आप लोगों ने देखा होगा ना, लोग जो है चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को फेयर एंड लवली टाइप वो जो ऐड चलते हैं, सबसे घटिया चीज मुझे लगती है जब कोई ऐसे ऐड चलाते हैं, मतलब काले रंग को नेगेटिव तरीके से दिखाते हैं। अबे काला रंग किसी इंसान का नेचुरल है यार, वो उसको मतलब गलत तरीके से दिखाने का क्या मतलब है? एक तरीके से वो उसकी नेचुरल चीजें हैं, तो वो उसमें कोई चेंज वेंज होता नहीं है, बस प्रोडक्ट बेचना है। हालांकि इन पर अब बैन लग रहे हैं इस तरीके के एडवर्टीजमेंट पर लेकिन जो भी क्रीम लगाए जाते हैं, खासकर जो सनस्क्रीन होती है, कई बार आप लोग यूज करते होंगे, वो क्रीम जो होती है जब जाते हैं नहाते हैं और नहाते हैं बेसिकली समुद्र के अंदर में, उस टाइम पर क्या होता है, उसमें से जो आप लोगों की बॉडी पे से वो शरीर पे से निकल के वो क्रीम जो पानी के अंदर मिलती है, उसकी वजह से जो मैरीन लाइफ है उसके ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। ऐसी भी स्टडी अभी रिसेंटली सामने निकल कर आई। इसीलिए इंडोनेशिया में और एक दो कंट्री के अंदर और रिसेंटली अभी ये सारी चीजें यूज करना बंद कर दिया गया। अगर कोई इस तरीके से यूज करता पाया जाएगा उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। कोरल रीफ जो कि समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, उनके ऊपर इसका काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था, जिसकी वजह से यहां पर इन चीजों को बैन किया गया। अगर ओशन के अंदर आप लोग बात करेंगे, इतना सारा कचरा है जिसमें आप लोगों को प्लास्टिक नंबर 1,
उल्टे सीधे जो खासकर जो मछली पकड़ने जाते हैं उनके जाल वगैरह वहां पर पड़े रह जाते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जो उनका नेट होता है। ये जो टायर्स वगैरह होते हैं, दुनिया भर के टायर्स वगैरह इस तरीके से, मतलब बोतलें वगैरह, ये सारी मतलब इतनी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसकी वजह से समुद्र का जो पानी है वो काफी एक नेगेटिव इंपैक्ट में आज की डेट में है। रही से एक असर पूरी कर दी जाती है जब कोई भी टैंकर वगैरह पलट जाता है, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि ऑयल स्पिल हो गया, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी जो मैरीन जो जीव जंतु हैं वो वहां पर बर्बाद हो जाते हैं। तो यानी कि इंसानों के द्वारा की गई हरकतों की वजह से 90% जो आज की डेट में जल के अंदर रहने वाले जीव जो हैं उनके ऊपर शंका के बादल मंडरा रहे हैं, ये इस रिपोर्ट के द्वारा बोला गया है। ये एक ऐसी स्लाइड है जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोगों के सामने दिख रहे हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं। 17 टॉपिक आप लोग इसको वैसे बोल सकते हैं और सब टॉपिक तो इसमें से पता नहीं कितने निकाल लेंगे। गोल है 17 पर लेकिन टारगेट है इसके 169, क्योंकि एक गोल के अंदर कई कई सारे टारगेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जब आप 14 गोल यानी कि 14वें गोल पर आप लोग जाओगे तो लाइफ बिलो वाटर के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जमीन के अंदर जो जीवन है उसको कैसे हम लोग को प्रोटेक्ट रखना है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी इसके बारे में बातें की गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों ने टारगेट रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से लेकर 30 तक का, कि इन सब चीजों को इंप्रूव करना है, तो इसका मतलब यह कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ना। आप लोग बोलो कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, अपना मोटापा कम करना है, इसका मतलब यह कि आप लोगों को लग रहा है कि बॉडी के अंदर फैट चढ़ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है ना सीधा सीधा कि हाँ आप लोगों को लग रहा है कि मॉर्निंग में टाइम पे उठना है, क्योंकि आप लोग शाम को ढंग से टाइम से सो नहीं पा रहे हैं, मॉर्निंग में उठ नहीं पा रहे हैं, आप लोगों का शेड्यूल खराब हो रहा है। तो किसी चीज में कोई कमी लगती है तभी आप लोग उसको सुधारने की बात करते हैं ना। ये 17 के 17 वो चीजें हैं जो कि आज की डेट में पृथ्वी के ऊपर दरबत्तर हो चुकी हैं। पुअर्टी, गरीबी इंसान को बर्बाद कर रही है, भूखमरी उसको जीने नहीं दे रही है, अच्छी हेल्थ की वजह से उसके वैसे प्राण पखेरु उड़ जा रहे हैं, एजुकेशन सामने वालों को मिल नहीं रही है, तो बेरोजगार और दर दर की एक तरीके से दर दर की ठोकरें खाते हुए इंसान नजर आते हैं। लड़का और लड़की में भेदभाव, इसकी वजह से तो ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं, मतलब कई बार तो ऐसा मन करता है इंसान बने क्यों थे यार। ऐसा अभी एक केस निकल कर आया, एक छोटी सी बच्ची जो है उसको उसकी माँ झाड़ में फेंक के चली गई। ऐसी ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये आज की बात कर रहा हूँ जब हम लोग आ जाते कि 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसी भी सिचुएशन है आज भी देश के अंदर में। तो लड़कियों को खासकर इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग अगर अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करने पड़ेगी आगे आने वाले टाइम में। और खासकर अगर आप लोग एक तरीके से जिंदगी में सही पैटर्न में आ जाओगी तो फिर चीज़ों को संभाल पाओगी। खासकर उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ जो एक ऐसे परिवार से निकल कर आती है जहां पर लड़कियों को इक्वल रेस्पेक्ट नहीं दी जाती है, लड़कों के ऊपर फोकस दिया जाता है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये मैं बिल्कुल मत मानना कि गाँव में ही सारी चीज़ें होती हैं, शहरों में पढ़े लिखे लोग भी आप लोगों को ये काम करते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं कि गांव में ही चीज़ें होती हैं। एक मैंने वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ में, एक रेलवे ट्रैक के ऊपर से बेसिकली एक हाथी वाला हाथी उतार रहा था, ठीक है। तो उसको देखकर एक लड़की के द्वारा मेल किया गया मुझे, बोली कि सर गांव वाले ऐसे ही होते हैं, गांव वाले बड़े ही गंदे होते हैं। एक मेरा बॉयफ्रेंड था, मुझे धोखा दिया, 2 बार धोखा दे के गया मुझे, सर गांव वाले बड़े गंदे होते हैं। डियर मैं भी गांव वाले ही हूँ एक, ठीक है। तो मैं भी एक गांव से ही आता हूँ। मेरी जो स्कूलिंग है वो कम्प्लीटली गांव में ही हुई है। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ 12वीं तक का, कंप्लीटली एक तरीके से जो कहते हैं ना गांव से निकला हुआ बिल्कुल एक ऐसा इंसान जिसको शहर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। 12वीं के बाद मैंने पहली बार जो है गांव से बाहर कदम रखा था, जिसमें मुझे कुछ कुछ चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हुई थी। तो गांव और शहर वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं होती है। सबसे बड़ी बात होती है परवरिश की, कि कैसे परिवार से आप लोग निकल कर आ रहे हैं, और परिवार भी कोशिश करता है बच्चों को अच्छे से पाले। सबसे बड़ी बात, जब परिवार से निकलने के बाद भी फिर संगत कैसी है, कैसे दोस्तों के साथ में आप लोग रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि 2-4 दोस्तों के बारे में बताओ, मैं बता दूंगा कि आपका लेवल क्या है, क्योंकि जैसे दोस्त होंगे वैसे ही आप लोगों का लेवल होगा, उसी कैटेगरी के लोगों में आप लोग बैठेंगे। कहते हैं ना कि एक शराब पीने वाला आदमी कहीं भी हो शराब पीने वाले को ढूंढ लेता है। एक नोटिस की होगी आप लोगों ने चीजें, किसी गांव में कोई बारात जाती है, अगर उस बारात को आप लोग नोटिस करोगे उसमें से कुछ लोग गांव में जाते ही गायब हो जाते हैं। क्यों? वो किसी ठेके पे बैठे मिलेंगे, ये पहले अपना जुगाड़ करके लेके आते हैं, फिर बाजा बजेगा फिर नाचेंगे। ये रियलिटी है। एक टेंडेंसी जैसी होती है ना, उसको सूंघ आ जाती है कि मेरे जैसा है ये। तो आप लोग जैसे हो आप लोग वैसे ही इंसान को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप लोग अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करोगे तो इंप्रूव्ड वर्जन आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि जैसे इंसान जिनको आप लोगों को लग रहा है कि वो अपना टाइम को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उनसे डिस्टेंस बनाना आप लोग स्टार्ट कर दोगे। ये देखना आप लोग, इसलिए कहा जाता है सबसे पहले अपने आप को सुधारो। अगर आप लोग खुद सुधरना स्टार्ट हो जाओगे तो बहुत सारी चीज सुधरेंगी। इवन उनमें से एक सुधरी हुई चीज ये होगी कि इन्वायरमेंट को भी आप लोग ध्यान से रखने लगोगे।
ये सिचुएशन आप लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो समुद्र के अंदर जो भी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं उसी के ऊपर यहाँ पर जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है, तो टाइटल रखा गया यहाँ पर क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स फॉर मैरीन लाइफ, यानी कि समुद्र के अंदर जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी लाइफ के बारे में बात की जा रही है और उनकी लाइफ को इंप्रूव करने की बात यहाँ पर की जा रही है। अब ये जो चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं इसकी वजह से दिक्कतें क्या हो रही है। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर मैं बोलूं, जो मैरीन लाइफ है उनकी लाइफ जो है काफी बर्बाद होती जा रही है। पॉइंट नंबर 1, उनकी लाइफ काफी ज्यादा बर्बाद हो जा रही है आज की डेट में। आज की डेट में बात करें, खासकर जिस तरीके से इंसान का बिहेवियर चेंज हो रहा है वैसे ही वैसे आप लोगों को इन्वायरमेंट पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। पॉइंट नंबर 2, जो एमिशन हम लोग कर रहे हैं उस एमिशन की वजह से, मतलब एक तो हमारा नेचर हो गया, जैसे हमारा नेचर चेंज हो रहा है वैसे हम लोग इन्वायरमेंट को चेंज कर दे रहे हैं। इसी के साथ में एमिशन जितना भी हो रहा है, टेम्परेचर जितना बढ़ रहा है, अगर 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ जा रहा है तो यहाँ पर इसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जितनी स्पीसीज हैं वो हाई रिस्क पर चली जाएंगी, क्योंकि उनकी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, उनकी जिंदगी रहना सहना खाना पीना एक तरीका होता है। आप लोगों को ये बताऊं, जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ेगा ना, धरती पर जो फसलें उगाई जाती हैं जिसको खाकर हम लोग अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं, वो भी आप लोगों को बर्बाद होती हुई नजर आएगी। ऐसी कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें, एक सबसे खतरनाक चीज तीसरे नंबर पर ये आती है, अगर इंपैक्ट में आप लोग बात करें, जो लोग डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप लोग यहाँ जाएंगे कोस्टल एरिया में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज की डेट में जो कि मैरीन प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मछली पकड़ना, इन सब चीज़ों से बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है। खासकर लो इनकम कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं। सोचो कितने सारे परिवार जो हैं वो इसकी वजह से बेघर हो जाएंगे अगर ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो लोगों की लाइफ में इसकी वजह से आप लोगों को बहुत सारी इनइक्वलिटी भी आप लोगों को आती हुई नजर आएगी। तो ये समझ सकते हैं। तो अगर एमिशन को हम लोग सुधारेंगे, थोड़ा सा ठीक करेंगे, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ हम लोग इंप्रूव करते हुए नजर आएंगे। तो इनडायरेक्ट वे में बोले तो एक तरीके से ये मैरीन लाइफ के बारे में बात नहीं की जा रही है। आज की डेट में हम लोग वन वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, और जब वन वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम भी उसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा वन वर्ल्ड वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था। यानी कि अगर आज के डेट में हम लोग अपने जो फॉरेस्ट यानी कि जंगल, अपना जो ओशियन यानी कि समुद्र, इसी के साथ में अपना इन्वायरमेंट जहां पर हम लोग रहते हैं, अगर इन चीजों को हम लोग साथ में लेकर नहीं चलेंगे तो आप लोग ये सोचो कि हम लोग कैसे ठीक रह पाएंगे। ये तो बिल्कुल यही बात हो गई कि एक परिवार है, उस परिवार, एक घर के अंदर एक परिवार है, उस परिवार के अंदर में 5 लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा दारू पीते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, और उस परिवार में एक इंसान ऐसा है जो कि कुछ नहीं करता है। वो कब तक सर्वाइव कर पाएगा वहां पर, ये बता दो। ये तो छोड़कर भागे तब सर्वाइव कर पाएगा, और छोड़ के भागने का अगर उसके पास में ऑप्शन ही ना हो, पृथ्वी छोड़कर भाग सकते हो, इलोन मस्क तो भाग जाएगा भाई साहब, उसके पास में तो है पैसा, आपके पास में इतना पैसा, पृथ्वी तो दूर की बात है। आप लोग क्या अपना शहर भी चेंज करने का बूता रखते हैं कि हाँ हमारा शहर ये है और इतना पैसा है कि ये सिटी खराब हो रही है, दूसरी सिटी में जाके बस जाएं। आप लोगों को 99% लोग जो हैं ये प्रॉब्लम को फेस करते हुए नजर आएंगे। 1% या फिर उससे भी कम लोग ऐसे हैं जो कि अपनी सिचुएशन को सुधार सकते हैं प्रॉपर वे में। तो इसलिए हमको सुधरने के अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास में है नहीं, आप लोग यहां पर ऐसा बोल सकते हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो हमारे जो आसपास के जो लोग हैं, सजेशन क्या दे जा सकते हैं कि चूज करना पड़ेगा सस्टेनेबल पाथ, यानी कि ऐसा पाथ जहां से चीजें सुधारी जा सकें, वो चूज करना पड़ेगा। कोयला यूज कर रहे हो, कोयला यूज करना बंद करना पड़ेगा, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी यूज करो, सोलर पैनल, विंड एनर्जी यूज करो, उसके ऊपर फोकस देना पड़ेगा, और इसका काफी पॉजिटिव इंपैक्ट आप लोग को ओशन लाइफ पर भी देखने को मिलेगा। एमिशन को कट करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोग पेड़ लगा सकते हैं, पर लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ लगा नहीं रहे हैं, और ज्यादा पेड़ हम लोग काट रहे हैं, यानी कि पेड़ों को बर्बाद कर रहे हैं और ज्यादा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कितने सारे पेड़ काट दिए गए वहां पर बेसिकली सफारी चलाने के लिए उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर में। बताइए कौन सा था वो, याद आ रहा है? कमेंट बॉक्स में बताओ। एक ऐसी कंडीशन आप लोग देखते हैं, हमारा देश दुनिया में तीसरे नंबर का देश है, जहां पर तीसरे नंबर पर सबसे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना, और उस देश में भी आप लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि लोग जो है इन्वायरमेंट का एक तरीके से इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा हम लोगों को भी। ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रोटेक्ट करना है ओशन को। ओशन जो है अगर वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे तो बहुत सारे ऐसे आइलैंड भी एक तो डूबते हुए नजर आएंगे, खासकर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, और इसी के साथ में जो मैरीन लाइफ है वो अगर मरना स्टार्ट हो गई तो लोग भूखे भी मरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इतनी पृथ्वी हमारे पास में नहीं है ढंग से अगर देखा जाए कि सबको खाना ही खिलाया जाए। जो नॉन वेजिटेरियन है उनकी अगर एक बार को उन्होंने भी खाना खाना स्टार्ट कर दिया तो क्या इतने लोगों का पेट हम लोग भर पाएंगे? याद आ रहा है वो आर्टिकल जो मैंने डिस्कस किया था कि 2050 तक अगर जो हम लोग उगा रहे हैं
उसको हम लोगों ने डबल नहीं किया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। सिटीज में लोग जा रहे हैं आज की डेट में निकल निकल कर, ये आप लोग उससे समझिए। जहां पर हमारी खेती करने वाली लैंड है वहां पर हम लोग कहीं पुल बना रहे हैं, कहीं ट्रैक बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं वहां पर, और खासकर जहां फॉरेस्ट है उसको काट काट कर हम लोग खेती कर रहे हैं। तो यानी कि पैटर्न जो है वो अपोजिट चल रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। बोला था ना अमेजन के फॉरेस्ट में, ब्राजील के अंदर में इतने सारे जंगल साफ कर दिए ओनली खेती करने के लिए, और मैक्सिमम एरिया में क्या कर रहे हैं, खेती की जगह को खराब कर करके वहां पर सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। उनकी भी गलती नहीं है, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, इसीलिए पहले जमीन पर दूर दूर एक गांव में एक घर यहां हो गया, एक घर यहां हो गया, ऐसे हुआ करते थे। अब जमीन पर जगह नहीं बची है रहने के लिए, इसलिए जो बिल्डिंग की हाइट है ना, अब आप लोगों को उसकी ऊंचाई दिखना स्टार्ट हो चुकी है बिल्डिंग की, कि बिल्डिंग कोई 20 मंजिली, कोई 30, कोई 50, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। क्योंकि आसमान में कहीं तक भी जा सकते हैं, पर जमीन तो लिमिटेड है ना, उस पर तो हम लोग बेसिकली देखना पड़ेगा कि कितने लोग रह सकते हैं। तो ये सिचुएशन है, लोगों की संख्या बढ़ रही है और उसके चलते जमीन उतनी की उतनी है, पानी उतना का उतना ही है, हवा वैसी की वैसी है। तो ये हम लोग को सोचना पड़ेगा कि इनको कैसे ढंग से यूज करना है। तो क्या क्या मेथड यहां पर हो सकते हैं इन चीजों को अडेप्ट करने के, वो मेथड हम लोग को समझने पड़ेंगे, तब जाकर सिचुएशन जो है वो यहां पर संवरने वाली है। मतलब कहने का यह है, घुमा फिरा कर बात ना बोली जाए, अगर सीधा सीधा बोला जाए कि अगर ये सिचुएशन अभी नहीं संभली तो जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 बोल के चले गए, ऐसी 27 भी आएगी और 28 ऐसी चलती रहेंगी। अभी 27 और 28 कहां पर होने वाली है वो आप लोग बताइए, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया यहां पर यूपीएससी के द्वारा 2018 में, ये यूपीएससी ने पूछ लिया, आगे आप लोगों से स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा सकता है किसी भी स्टेट के अंदर में। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी को फॉलो करते हैं सारे के सारे देश के स्टेट, तो अगर आप लोग यूपीएससी को समझ गए तो स्टेट पीसीएस आप लोगों को बिल्कुल हलवा लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि यूपीएससी के लेवल पर आकर तैयारी करो, अपने स्टेट पीसीएस के लेवल पर तैयारी करते रहोगे तो फिर आप लोग उस लेवल पर नहीं जा पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो स्टेट पीसीएस भी देते हैं, तो अपना लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बात की जा रही है एक तरीके से, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्प्रेडिंग डेड जोन इन द मैरीन इकोसिस्टम। तो जब आप लोगों को डेड जोन के बारे में ही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन में क्या लिखोगे आप लोग क्या कॉन्सिक्वेंसेज बताओगे जब आप लोगों को यही नहीं पता कि यार ये क्या है। तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। डेड जोन क्या होता है, एक काफी कॉमन सी टर्म यहां पर रख दी गई है डेड जोन, बिल्कुल ऐसे जैसे बजट के बारे में बात नहीं करते, बजट बोल देते हैं हम लोग जरा सी देर में, हर एक इंसान पकड़ लेगा। पर लेकिन उसी क्वेश्चन में जिसमें बजट बोल रहा है वो अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख दे तो आधे से ज्यादा लोगों की जो है पसीने छूट जाएंगे कि यार ये क्या आ गया, तो पहली बार सुन रहे हैं। ऐसे यहां पर उसने सामने वाले ने डेड जोन लिख दिया, नॉर्मल भाषा में बोल देता कि समुद्र के अंदर में जहां जहां ओशियन की कमी है वहां पर जीवन जो है मुश्किल होने वाला है, यानी कि समुद्र के अंदर में जहां जहां ऑक्सीजन की कमी है वहां जीवन मुश्किल होने वाला है, सीधी सीधी लाइन लिख दी। पर लेकिन ऑक्सीजन की कमी ना लिखकर डेड जोन लिख दिया, समझ रहे हैं। तो ये टर्म्स भी आप लोगों को तैयार करनी पड़ेगी, इन टर्म्स की अगर मीनिंग नहीं पता होगा क्वेश्चन जानते जानते भी आप लोग छोड़कर आ जाओगे। इसलिए कहता हूं कि पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर जरूर देखा करो, वो आप लोगों के लिए गाइडिंग फेथ आप लोगों का क्रिएट करेंगे, एक पाथ क्रिएट करेंगे, और ये भी पता चलता रहेगा मैं क्वेश्चन देखने के लिए क्यों बोलता हूं, इससे ये भी पता आप लोगों को चलता रहेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, यानी कि आप लोग सही जगह पढ़ रहे हो या फिर आप लोग गलत जगह पढ़ रहे हो, इसका भी आंकलन आप लोग कर पाओगे जब क्वेश्चन पेपर आप लोग उठाकर देखोगे। क्योंकि अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग यार एक तरीके से नहीं एक गलत जगह पढ़ रहे हो, तो आप लोग के अंदर उसको लेकर श्योरिटी आएगी क्वेश्चन देख के कि हाँ हम लोग सही पढ़ रहे हैं, जब उन क्वेश्चन को आप लोग समझोगे बैठ के कि यार ये तो समझ में आ रहा है आराम से। ठीक है, बस प्रैक्टिस बच जाती है, फिर प्रैक्टिस आप लोग करनी है। तो जहां जहां भी ये रेड जोन आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये इनडायरेक्ट वे में डेड जोन है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी देखने को नॉर्मली मिलती है। तो ये अलग अलग एरिया में ऑक्सीजन में कई जगह क्रिएट होता हुआ नजर आता है। ठीक है, ऐसा ही यहां पर अगर बात करें, एक कॉमन टर्म इसके लिए यूज की जाती है हाइपोक्सिया। ठीक है, तो डेड जोन को मोर कॉमन टर्म अगर बोल दे, डेड जोन नहीं लिखना। अगली बार तो यूपीएससी ने बोला डेड जोन तो पढ़ा दिया होगा उसको ना, एक तरीके से कि वीर का लेक्चर सुनते हैं सारे, वीर ने उनको बता दिया कि डेड जोन को एक तरीके से ऑक्सीजन की कमी बोलते हैं। ठीक है, एक नया शब्द निकाल के लेके आया, वो तो बताया नहीं होगा, वो शब्द क्या है, वो है हाइपोक्सिया, HYPOXIA। पर उनको क्या पता है कि एसएलवी फैमिली सब चीजों से अपडेट है, हाइपोक्सिया भी पता है। इसको बोलते हैं कि रिड्यूस लेवल हो गया है ऑक्सीजन का पानी के अंदर में। तो डेड जोन लिख दे चाहे फिर हाइपोक्सिया लिख दे, दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज मत हो जाना। और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ जाए इसको लगाकर कि हाइपोक्सिया क्या है, तो बोल देंगे बीमारी का नाम है, एक वायरस का नाम है, किसी सैटेलाइट का नाम है, ऑक्सीजन में जो ओशन में ऑक्सीजन की कमी है उसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन भी ऐसे यहां से बन जाते हैं। तो अब यहां पर ये क्वेश्चन भी आप लोगों का बने तो आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कैसा लगा आर्टिकल,
फीडबैक जरूर देना, जैसा भी लगता है, अच्छा या बुरा कोई डाउट नहीं है, पर लेकिन फीडबैक जरूर दे दिया करो। 1 सेकंड लगती है, अपना प्यार दिखा दिया करो, और या फिर गुस्सा भी दिखा सकते हो डिसलाइक कर, ठीक है। गुस्से वाली बात हो तो गुस्सा भी दिखा देना कि सर ने क्या कर दिया, कुछ नहीं पढ़ाया, जो भी आप लोगों के मन में आता है जरूर बताया करो, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग मूवीज़ से प्यार करते हैं, यानी कि आप लोगों को मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, तो ये आप लोगों के काम का बेसिकली एक बिल है जो कि आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। और इसी के साथ में आप लोग जब इंटरव्यू में जाकर बैठोगे, अगर आप लोग वहाँ पर बोलते हो कि हाँ मेरी जो हॉबी है वो मूवी देखना है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पूरा पर्टिकुलर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश के अंदर में जो मूवीज़ हैं वो आप लोगों को कई तरीके से लोग देखते हुए नजर आते हैं, और उसमें भी एक डिवीज़न रहता है। जैसे आज की डेट में आप लोगों को जो मेनली डिवीजन देखने को मिलता है, एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बॉलीवुड मूवीज हो गई, और दूसरा नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि ये साउथ इंडिया की मूवीज हो गई, ठीक है। पर लेकिन अभी यहाँ पर इनके द्वारा क्या बोला गया है, इनके द्वारा बोला गया कि हम लोग किसको रोकेंगे, हम लोग पायरेसी को बोलेंगे। मुझे अभी भी याद है मांझी द माउंटेन मैन मूवी, वो रिलीज होनी थी मतलब 2-3 दिन बाद में, 2-3 दिन पहले ही वो मार्केट में आ गई थी। जिस हिम्मत से, जिस शिद्दत से वो मूवी बनाई गई है, मतलब ऐसी मूवी अगर पूरी एक तरीके से पायरेसी होकर पब्लिकली सामने आ जाए, तो आप लोग खुद सोचिए कि पूरी स्टार कास्ट का मनोबल कितना डाउन हो जाता है, और जिस इंसान ने भी उसके अंदर मेहनत की है वो इस चीज़ को लेकर कितना ज़्यादा दुखी होता है कि उसकी सारी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं पानी फिर गया अगर इस तरीके से पब्लिक में आ जाती है, और जो लागत उन्होंने लगाई है उसका उनको रिटर्न भी नहीं मिल पाता है। मतलब आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक किसान ने अपने खेतों में फसल उगाई, और उसकी फसल जो है वो बेसिकली कोई और काट के ले गया, और किसान के हाथ जो है कुछ नहीं लगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो किसान जो है वो सोचेगा कुछ और काम धंधा करना स्टार्ट कर देते हैं, यार क्यों ही हम लोगों को खेतों में फसल उगानी है जब उससे हमें कुछ मिलता ही नहीं है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है, जब कोई भी ऐसी कोई वीडियो, कोई गाना, कोई पिक्चर पायरेसी होकर जो है बेसिकली पब्लिक के अंदर में आती है, और यहाँ पर कई बार जब ऐसा होता है कि वो उससे पहले, रिलीज से पहले आ जाती है, तो फिर तो नेक्स्ट लेवल की आप लोगों को एक तरीके से डिमोटिवेशन देखने को मिल सकता है। पर ये जो पर्टिकुलर जब मैं कानून पढ़ रहा था पूरा, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मेरे दिमाग में आया कि इसके ऊपर भी इनको कुछ काम करना चाहिए। वो क्या है, वो है बेसिकली बॉलीवुड वाले क्या करते हैं आज के डेट में, कॉपी मार मारकर साउथ इंडिया की मूवी को हिंदी में डब कर देते हैं, और उसके ऊपर मैक्सिमम ये काम करते हुए नजर आते हैं। कोई नया आइडिया मतलब लाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये भी कर देना चाहिए कि जो साउथ इंडिया की मूवी है वो बॉलीवुड वालों को बनाने के लिए, उसकी कॉपी कैट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, साउथ इंडिया वाले ही उसको हिंदी में डब कर प्रोवाइड कराएंगे। बहुत सारी ऐसी मूवी हैं जो बॉलीवुड वालों ने कॉपी करी है और भद पीट दी है उनकी मूवी की। कई सारी तो ऐसी, मतलब मुझे भी पता है, मतलब उनको अगर साउथ इंडिया में देख लोगे तो आप लोग ये बोलोगे ये क्या किया है इन्होंने बॉलीवुड में आके। तो मतलब टैलेंट किसी और का है, फायदा कोई और उठा रहा है, तो इसके ऊपर भी कोई ना कोई कानून आना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग बताइए। बाकी पूरा मैं इस कानून के बारे में आप लोगों से बात करता हूं। सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल, इसका नाम है 2023, यानी कि 2023 वाला। पूरा बेसिक मुद्दा तो यह कि कॉपीराइट जो है उसको रोका जा सके और एंटी पायरेसी को रोका जा सके, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए जिस तरीके से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इस्तेमाल होना है। ऐसा नहीं कि कोई और कॉपी मारकर किसी और तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहा है। और डुप्लीकेट सीडी पहले कैसेट नहीं आया करती थी कि मूवी आई नहीं, मार्केट में उनको बेचा जा रहा है, तो वो चीजें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए ये जो कानून लेकर आ रहे हैं, ये अमेंडमेंट करके लाया जा रहा है, जिसको आप लोग बोलते थे सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 का, यानी कि ये 1952 का जो कानून था, अभी हम लोग आकर चेंज कर रहे हैं आज की डेट में 2023 का कानून इसको लेकर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि तब से लेकर अगर आज की डेट में आप लोग चीजों को देखने की कोशिश करोगे तो कितना लार्ज स्केल पर सिनेमा जो है वो चेंज हुआ है। तो उसी के बेसिस पर इस कानून के अंदर भी अपडेट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो राज्यसभा ने पास कर दिए हैं यहाँ पर ये पर्टिकुलर बिल जो है, यहाँ पर पूरा फोकस जैसा मैंने बताया यहाँ पर इसके ऊपर तो रहना ही रहना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन मुझे लगा इस पर्टिकुलर पूरे इस कानून के अंदर में, वो ये है कि नॉर्मली सरकार जो भी हुआ करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो हमेशा सेंसर बोर्ड को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश किया करती थी। सेंसर बोर्ड क्या होता है, जब भी कोई मूवी बन जाती है वो पहले यहाँ पर सेंसर बोर्ड के पास में जाती है, और सेंसर बोर्ड जो है फिर यहाँ पर उसको सर्टिफिकेट देता है। आप लोगों ने देखा ना, कई बार मूवी को ध्यान से देखोगे उसका सर्टिफिकेट जो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है U/A लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से आप लोगों ने कई बार देखा होगा। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई लग रहा है कि गवर्नमेंट की नीतियों के खिलाफ कोई मूवी जा रही है, तो उसके सारे सीन जो है वो कट कर दिया करते थे। काफी हद तक ये चीजें देखने को मिला करती थी, पर लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा, अब इसको ऑटोनॉमी दी जाएगी। तो ये वाला प्रोविजन मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा अगर इस पर्टिकुलर कानून के बारे में यहाँ पर बात की जाए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूं, अगर कोई पायरेसी करता हुआ किसी भी तरीके की यहाँ पर पाया जाता है,
तो यहाँ पर उसको 3 महीने से लेकर, यानी कि मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 3 साल, तो यहाँ पर 3 महीने से लेकर 3 साल तक की उस इंसान को सजा हो सकती है अगर कोई इस तरीके की हरकतें करता है। इसी के साथ में एक फाइन की भी बात की गई है। ये मिनिमम फाइन जो होगा वो 3 लाख होगा, और ये 3 लाख से बढ़कर 5% जो यहाँ पर पर्टिकुलर ग्रोस कोस्ट प्रोडक्शन है उस पर्टिकुलर मूवी की, मान लीजिए वो मूवी जो है वो मूवी बनी है यहाँ पर 5 करोड़ में, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों लगा लो इसका 5% निकाल के, तो यहाँ पर इतना उसके ऊपर चार्ज या फिर पेनल्टी लगाई जाएगी। 5 करोड़ का 5% कितना होगा बताओ जरा, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो गया आप लोगों का एक, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक मुद्दा क्या है, बेसिक मुद्दा यह कि पायरेसी को रोका जा सके, क्योंकि मान लीजिए कोई मूवी 100 करोड़ की बनी है, 5 करोड़ तो फिर भी सही है, अब 100 करोड़ की कोई मूवी बन रही है, ठीक है, तो आप लोग देखो फिर इसका बेसिकली अगर इसका 5 भाई अभी यहाँ पर ये देख लो आप लोग, जो ये मूवी आई थी अभी, जो बेसिकली रामायण के ऊपर जो मूवी बनाई गई थी, कार्टून की जो मूवी थी, उसमें बोला गया था कि 700 करोड़ रुपए उसकी कॉस्ट है, ठीक है, 700 करोड़, सॉरी 7 करोड़ नहीं 700 करोड़, तो आप लोग निकाल लो अब इसका 5%, तो मतलब जो भी पर्टिकुलर मूवी बनेगी अगर उसको पायरेसी की जाती है तो यहाँ पर 3 लाख मिनिमम रखा गया, क्योंकि पता चला कई बार ना कई सारी मूवीज बना देते हैं डॉक्यूमेंट्री टाइप की, कई सारी वो बन जाती है 5-5, 10-10 लाख में, तो 3 लाख से नीचे भी नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर 5 रुपए का फाइन लग रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो 3 लाख मिनिमम रखा गया और 5% जो है वो पर्टिकुलर जो ग्रोस का मतलब टोटल प्रोडक्शन जो उस मूवी में आ रही है उसका यहाँ पर पेनल्टी लगाया जाएगा। ये तो बात इनके द्वारा मेनली आप लोग बोल सकते हैं कि मोटे मोटे तौर पर बोली है। दूसरा यहाँ पर इसके अंदर में जो सेफगार्ड प्रोवाइड कराया गया इस पर्टिकुलर कानून के अंदर में, वो क्या है, वह सेफगार्ड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि जिस इंसान की वो पर्टिकुलर चीजें हैं उस इंसान का अधिकार रहेगा उसके ऊपर, और इसके अंदर में सेफगार्ड दोनों को दिया गया। कंटेंट क्रिएटर भी यहाँ पर इसके अंदर में शब्द यूज किया गया है। कंटेंट क्रिएटर मतलब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो मैं एक टीचर कंटेंट क्रिएटर हूं, यानी कि जो आप लोगों के सामने यहाँ पर ये सारी चीजें डिस्कस की जा रही है, ये सारा कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जाता है बनाकर आप लोगों को। तो अगर कोई यहाँ पर इसको यूज करता है बिना परमिशन के, तो यहाँ पर ये बेसिकली उसके ऊपर जो है पेनल्टी लगाई जा सकती है, क्योंकि ये कंटेंट जो है ये क्रिएट किया गया है यहाँ पर एसएलवी टीम के द्वारा, ठीक है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली अगर कोई इसको इस तरीके से बिना परमिशन के इस्तेमाल करता है तो फिर यहाँ पर उसको एक तरीके से टैकल करने के लिए आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग क्या हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, आज की डेट में भी कई सारे लोग ऐसा करते हैं, जैसे यूट्यूब पर मान लीजिए कोई वीडियो पड़ी है बहुत सारी फ्री की, ठीक है, तो उसमें से अलग अलग पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से जाकर वीडियोस उठा ली और अपने कोर्स में डाली और बेचना स्टार्ट कर दिया। ऐसी भी हरकतें करते हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे आप लोगों में से कई सारे बच्चों ने मुझे मेल किए हैं कई बार कि सर इस तरीके से हरकतें की जा रही है, कहीं पर जाकर क्लासेस ली थी और उन्होंने ऐसी हरकतें कर दी। तो इस तरीके की मतलब घटिया और गिरी हुई हरकतें भी लोग करते हुए नजर आते हैं, वो भी एजुकेशन फील्ड में। तो ये लगता है कि यार क्या ही एजुकेशन दे रहे हैं, जो इतना नीचे गिर जाता है इंसान, उसका क्या ही एक करेक्टर रह गया। तो यहाँ पर इनको रोकने का भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। और जो सबसे पहले मैंने अभी आप लोगों से बात की थी कि आज की डेट में हमारे देश के अंदर में एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, तो यहां पर जिसको सीबीएफसी बोलते हैं, सीबीएफसी के लिए आप लोग एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जिससे क्वेश्चन बनने के चांसेस भी आप लोग पूछे जा सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसको फ्रीडम देने की बात की गई है। आप लोग बोलोगे गवर्नमेंट इतनी अच्छी कैसे हो गई, वैसा फ्रीडम देने की बात कर रही है। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट इतनी अच्छी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था 2000 का, ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऑटोनॉमी देनी चाहिए, कि यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट होकर जो सीबीएफसी जो है वो अपने डिसीजन दे सके। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर एक केस था जिसको बोलते हैं KM शंकरप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोग याद रखिएगा, उसके बेस पर उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो रेटिंग की बात करते हैं, पहले जो रेटिंग थी यहाँ पर उसको U/A नॉर्मली यहाँ पर लिख दिया जाता था पर्टिकुलर एक कैटेगरी में। अभी यहाँ पर इसके लिए इन्होंने अलग अलग कर दिया है, जैसे U/A का यहाँ पर 7+ एज के लिए कर दिया है। इसी के साथ में यहाँ पर जो इसके लिए U/A का यहाँ पर इनके द्वारा 13+ एज के लिए कर दिया गया, और ये जो सर्टिफिकेट है पर्टिकुलर ये इनके लिए कर दिया है कि 16+ एज के लिए भी यहाँ पर कर दिया है। यानी कि पहले जो ये पर्टिकुलर एक कैटेगरी हुआ करती थी, अब इस कैटेगरी को इनके द्वारा 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, और इसको कनेक्ट कर दिया गया है जो हमारे देश के अंदर में आईटी रूल हैं उसके साथ भी इसको कनेक्ट कर दिया गया है। ये आईटी रूल है 2021 के। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इंसान जो है आज की डेट में किसी महिला के साथ में छेड़खानी करता है, तो महिला के साथ में छेड़खानी करता है, वो छेड़खानी किस कैटेगरी की आ रही है, मान लीजिए वो एक पर्टिकुलर कानून है कि उसके साथ में छेड़खानी की, और फिर उस महिला के साथ में कोई उसके पास में सामान था उसकी चोरी भी कर ली, फिर उसके साथ में कोई मारपीट भी कर दी, और फिर यहाँ पर उसके साथ में दुष्कर्म करने की कोशिश भी की। तो यहाँ पर कई सारे कानून एक साथ में इस इंसान के ऊपर लगा दिए जाएंगे, ठीक है।
ताकि उसको एक तरीके से उसके सही अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये पर्टिकुलर इस कानून के अंदर में तो ये चेंज किया ही किया गया है, साथ ही साथ में आईटी रूल जो हमारे देश के अंदर में लेकर आए गए थे 2021 के, उनको भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। और इसी के साथ में जो श्याम बेनेगल कमेटी, उसकी जो रिकमेंडेशन थी यहाँ पर कि कैसे हम लोग को यहाँ पर इस तरीके के इस सिस्टम को इंप्रूव करना चाहिए, तो उसने भी अपनी रिकमेंडेशन दी थी 2017 में, उसको भी इंप्लीमेंट करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो मतलब क्या हो गया कहने का, मतलब कहने का यहाँ पर ये होगा कि अभी फिलहाल के टाइम पर चीजों को और सिस्टमेटिक वे में करने की कोशिश की जा रही है, ताकि कोई भी इनको गलत तरीके से इस्तेमाल न करे। और जो जो भी उसके अंदर कमियां और खामियां थी उसको भी यहाँ पर और ज्यादा इंप्रूव करने की यहाँ पर कोशिश की जा सके। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे एक लगी यहाँ पर, वो क्या है, वो है यहाँ पर एक वहां पर है एपेलेट ट्रिब्यूनल। एपेलेट ट्रिब्यूनल मतलब यानी कि नॉर्मली अगर कोई ऐसा केस है वो अगर हाई कोर्ट के पास में जाता है या फिर आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के पास में जाता है, तो ऑलरेडी वहां पर केसेस की पेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए ट्रिब्यूनल बनाने की बात की जा रही है। ट्रिब्यूनल पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस मैटर को ही देखेगा जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए वो ट्रिब्यूनल बनाया गया है। एक तरीका एक लोअर कोर्ट टाइप में आप लोग बोल सकते हो, जिसको समझना है कि एक कोर्ट रहेगा जिसमें मैटर जो है झटबंगनी पटबिहा वाली बात होगी। कोर्ट वाला जो प्रोसीजर होता है लंबा चौड़ा, वो फॉलो नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहां पर एक नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ये आराम से डिसीजन दे पाते हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, तो ये आप लोग याद रखते हैं। एक क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पर, जैसे सीबीएफसी है यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन इसका सही आंसर देता है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा, अगर कल को कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग इसके बारे में एटलीस्ट इतना तो आइडिया रख सकते हैं। बाकी जो जो बातें पढ़ाई हैं वो सारी यहाँ पर लिखी हुई है कि विदाउट रिस्ट्रिक्शन यू हो गया, ये रिस्ट्रिक्शन एज की बात की जाती है यहाँ पर, ये सारे सर्टिफिकेट कौन कौन से क्रिएट किए गए यहाँ पर और कौन कौन से सर्टिफिकेशन होते हैं, एक हल्का सा आइडिया यहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में सारा दे दिया गया है। कई सारे बच्चे रेगुलर पूछते हैं कि सर हिंदी और इंग्लिश की पीडीएफ जो है वो कहाँ पर है। यार ये पर्टिकुलर जो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करते हैं ना, इसके अंदर हिंदी एंड इंग्लिश आप लोगों को दोनों मिल जाती है। तो आप लोग एक बार जाके डाउनलोड करो तो उसको सारी चीज़ें देखो, आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगी। तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस जाकर टेलीग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम से कर लो डाउनलोड, टेलीग्राम नहीं तो आप लोग एप्लीकेशन से कर लो इसको डाउनलोड, जहां पे भी आप लोग कंफर्टेबल लगता है वहां से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हर जगह ये पर्टिकुलर जो करंट अफेयर की पीडीएफ है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। सेम चीजें आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में जब आप लोग SLV पीडीएफ पर जाते हैं तो वहां भी आप लोगों को जो भी नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं वो भी आप लोग देखेंगे सारे हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनको भी आप लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, कोई भी आप लोगों को इसको लेकर बेसिकली प्रॉब्लम नहीं होगी, हिंदी और इंग्लिश में ही है सारे के सारे। इवन जो क्लास नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं आप लोगों को, जो आप लोगों ने क्लास नोट्स देखे होंगे यहाँ पर, ये भी सारे हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि यार हिंदी और इंग्लिश में कोई ऐसा कोई डिफरेंस किया जा रहा है, सारी चीजें हिंदी और इंग्लिश में है। आप लोग यहाँ पर भी देखिए हर जगह, इवन आंसर राइटिंग ग्रुप में भी आप लोग जाएंगे, आप लोगों को जो डेमो आंसर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है। तो आप लोग कहीं पर भी जाकर देखिए। आप लोग ऐसे क्यों बोलते हो, एक बंदा कह रहा है सर डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हो सर हिंदी वालों के, यार इससे फालतू क्या करूं मुझे ये बता दो। ठीक है, कहीं भी देख लो आप लोग, हर जगह सारी चीजें तो हैं पैटर्न में, आप लोग जाकर देखो तो सही, या फिर ऐसे ही बोल देते हो बस। बाकी बताना जरूर कि आप लोग बेसिकली बॉलीवुड की मूवी देखना ज्यादा पसंद करते हो या फिर साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया की मूवी मुझे सेंसेबल लगती है काफी ज्यादा। नॉर्थ इंडिया यानी कि बॉलीवुड वाले जो हैं वो एक तरीके से पता नहीं कहाँ से क्या क्या करते हैं, मेहनत करने के लिए तैयारी नहीं है, आप लोग ऐसा बोल सकते हो। ये मेरा परसेप्शन खुद का है। अगर किसी को बेसिकली बॉलीवुड वाली पसंद आ रही हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खराब रहती है, बहुत सारी कई सारी अच्छी मूवी बनती है, पर लेकिन एक तरीके से एक मैं एवरेज बता रहा हूँ मोटे मोटे तौर पर। बाकी आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। दोस्तों ये जो न्यूज़ निकल कर आ रही है ये आ रही है डायरेक्टली नाइजर से। नाइजर एक देश है अफ्रीका के अंदर में, एक बार आप लोग देख लीजिए पहले हमारे देश के कंपेयर में कहाँ पर पड़ता है ये पर्टिकुलर आप लोगों को मैप में दिख रहा है, यहाँ पर है ये नाइजर। नाइजर के अंदर में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उठाकर जो है उसका तख्ता पलट कर दिया गया। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था अमर मोहम्मद बजूम, उनको उठाकर फेंक दिया गया। और यहाँ पर फिलहाल अभी बेसिकली बोला गया है फ्रांस और यूएसए के द्वारा कि फोर्स किया जाए ताकि रिस्टोर किया जाए डेमोक्रेसी को। पूरा मुद्दा क्या है पहले मैं आप लोगों को आसान शब्दों में समझाता हूँ। अपने देश के कंपेयर में पहले तो सबसे पहले आप लोग देखिए नाइजर पड़ता कहाँ पर है, ये बिल्कुल लोकेशन आप लोगों के सामने है। देखिए अगर दुनिया भर में आप लोग उन्हें कहते हैं कि दूरबीन लगाकर घूमोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत ही कम ऐसे देश हैं जहाँ पर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन होने के बाद में एक गवर्नमेंट चुनकर आती है, वो गवर्नमेंट जो चुनकर आती है अगर नेक्स्ट जो इलेक्शन होते हैं वो गवर्नमेंट उसमें हार जाती है
तो वो छोड़कर चली जाती है और फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पावर में आ जाती है। ऊपर वाले की दुआ से हमारे देश में ये प्रक्रिया बड़ी ही बखूबी चल रही है। पिछले 75 सालों में अगर आप लोग एक इंसिडेंट को छोड़ दें, 1975 से लेकर 77 के अंदर में जो इमरजेंसी लगी थी, बाकी सब जगह अच्छे से हमारे देश में जो है वो पावर ट्रांसफर हुआ है। और आज तक का हमारे देश में ये सिस्टमेटिक में चला आ रहा है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है, जैसे 2009 से लेके अगर आप लोग बात करेंगे 2014 तक जब आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो जो पावर में थी वो थी यहाँ पर कांग्रेस, उसके बाद में यहाँ पर बीजेपी आ गई। बीजेपी कॉन्टिन्यूस चल रही है, कांग्रेस ने बोला हाँ हम हार गए, उसको एक्सेप्ट किया और छोड़कर चलेगी। इसी पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी जब हार जाती है तो वो अपनी हार को एक्सेप्ट करती है और छोड़कर चली जाती है। पर लेकिन अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप लोग जाओगे वहां पर ऐसा नहीं होता है। वहां पर अगर कोई एक बार पावर में आ गया तो उसको ये लगता है कि दहेज में मिली है तुझे ही पावर, तेरे बाप की जागीर है। वो उस कुर्सी के साथ में फेविकोल का जोड़ लगाता है और चिपकाकर बेसिकली बैठ जाता है और कहता है अब नहीं छोड़ेंगे। ये मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में जो पावर का ट्रांजिशन है वो काफी आप लोगों को टफ देखने को मिलेगा। हर एक इंसान जो है वो पावर को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। एक तो ये काफी नेगेटिव चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरी, अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे जब जब यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ता है यानी कि महंगाई बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इकोनॉमी जो है वो नीचे जाती है, कोई भी सोसाइटी में अनरेस्ट चलता है, तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको लात मारकर साइड में फेंककर तुरंत जो है वो मिलिट्री बैठ जाती है उनके सर पर आकर। यानी कि बहुत कम आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेगा एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो सिस्टमेटिक वे में काम कर रही है। अभी नाइजर के अंदर में क्या दिया, यही कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको उठाकर फेंक दिया। जब आर्मी से पूछा गया क्यों भाई ऐसा क्यों किया है, आखिर क्या दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल रही थी, तो उन्होंने साफ साफ सारी बातें बता दी कि आज की डेट में जो है दिक्कतें देखने को मिल रही है कि सिक्योरिटी जो है देश के अंदर में खराब होती जा रही है, इकोनॉमिक सोशल जो है वो सारी चीजें बेकार होती जा रही है। इतने सारे लोग जो है आज के डेट में सड़कों पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं चीजों को लेकर कि हाँ चीजें सही नहीं है। तो जब इनसे सरकार चल ही नहीं रही है तो क्यों ना सरकार हम ही चला लें। तो ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी में कई सारी बातें और बताई जा रही है यहाँ पर कि इंसर्जेंट्स जो है वहां पर बेसिकली उनका अटैक देखने को मिल रहा है, इनसिक्योरिटी हो गई, डिक्लाइन इन द इकोनॉमी हो गया। मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि सारी मुद्दे जो हैं वो घुमा फिराकर ये हैं कि जो आर्मी है, मिलिट्री है, वो चाह रही कि हमारे हाथ में पावर आ जाए, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर अभी देखने को मिला, पावर जो है मिलिट्री के हाथ में आ गई। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो कि यहाँ से पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से कि पावर मिलिट्री के हाथ में आ गई या फिर पहला देश है क्या ऐसा। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा म्यांमार में ऑलरेडी लंबे समय से मिलिट्री ही यहाँ पर रूल कर रही है। वहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, और वो भी ऐसे इंसान की जो कि नोबेल प्राइज विनर है, उनको उठाकर जेल में डालकर वहां पर वो काम कर रहे हैं। तो दुनिया में अब तक किसी ने कुछ नहीं बोला, वहां पर थोड़ा बहुत बोल बाल कर साइड में हट जाते हैं। तो ये आप लोग वहां पर लोकल एरिया में देख सकते हैं। ठीक है, अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पर यह कि यूपीएससी क्या करती है, आप लोगों से डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछती है। वो यहाँ पर पॉलिटिकल मुद्दों के ऊपर बहुत कम क्वेश्चन पूछेगी, रियरली शायद क्वेश्चन होगा। पर्सन इन न्यूज के बारे में एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया गया, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एनडीए सीडीएस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक दो बार बन जाते हैं। पर लेकिन रियलिटी में जो क्वेश्चन बनाते हैं वो बनाते हैं यहाँ पर मैप के बेस पर, लोकेशन के बेस पर, रिसोर्सेज के बेस पर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो जो नाइजर है उसमें आप लोगों को एक लेक देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं लेक चैड। ये पर्टिकुलर जो लेक है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अकेले नाइजर के हिस्से में नहीं आती है, ये चैड के नाम पर है। आप लोग यहाँ पर देखते हैं ऊपर नाइजर हो गया, नीचे नाइजीरिया हो गए और यहाँ पर कैमरून हो गया, यानी कि 4 देशों से मिलकर बनी है ये लेक। तो ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बना सकता है इस पर्टिकुलर लेक के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, खासकर इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कंट्री के लिए जहां पर काफी लार्ज स्केल पर पानी की मशक्कत रहती है, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर ये। अब यहां पर क्या करेंगे, नाइजर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि कहां पर है, वेस्ट अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगा। बॉर्डर में कौन कौन आता है, तो अल्जीरिया, लीबिया, चैड, ये नाइजीरिया। नाइजर और नाइजीरिया में डिफरेंस करना, दोनों को कनेक्ट मत कर देना कि ये तो एक जैसा ही लग रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, बेनिन हो गया, बुर्किना फासो हो गया, माली हो गया, ये आप लोग देखते हैं। 80% ऑफ इट्स लैंड जो है वो आप लोगों को सहारन डेजर्ट, जो मरुस्थल एरिया है सहारा का अफ्रीका के अंदर में, 80% उसमें देखने को मिलेगा। इसीलिए वो देश है जहां पर भुखमरी काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। कैपिटल जो है यहाँ पर, ये है यहाँ पर नाइमे। ये कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। हॉट और मोस्टली ड्राई आप लोगों को यहाँ पर रीजन देखने को मिलेगा। यहाँ पर किस तरीके के लोग पाए जाते हैं, मैक्सिमम फ्रांस इंग्लिश, यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। फ्रेंच लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए ऑफिशियल नाइजर लैंग्वेज। क्यों,
क्योंकि फ्रांस के द्वारा काफी लंबे समय तक यहाँ पर रूल किया गया, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। और देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो फैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर दुनिया भर का आप लोगों को बेसिकली ग्लोबल लेवल पर जो यूरेनियम प्रोडक्शन हो रहा है, गोल्ड प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी कई सारी माइंस देखने को मिलती है। पर इन लोगों के पास में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको निकाला जा सके वहां से। तो सबसे बुरी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि लोकल एरिया के लोग इतने सारी अच्छे रिसोर्सेज के मालिक होने के बाद भी वो भुखमरी का शिकार रहते हैं। रीजन यही है क्योंकि उनके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, और जो बाहर के आते हैं फिर तो वो लूट कर ही जाएंगे, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में जो कूव है बेसिकली, जिसको आप लोग COPS बोलते हैं, इसको नॉर्मली कूव बोलते हैं। इसका मतलब होता है तख्ता पलट कर देना। तो आर्मी के द्वारा तख्ता पलट किया जाता है बड़े ही नॉर्मली यहां पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट उनको लगता है कि वो कैपेबल नहीं है चीजों को थामने में। ऐसा एक जगह नहीं, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर गुना के अंदर में देख सकते हैं, ये है फरवरी 1 2022 में, ठीक है। तो ये इसी के साथ में बुर्किना के अंदर देख सकते हैं, ये है 2022 में। इसी के साथ में यहाँ पर गुना जो दूसरा है यहाँ पर, इसके यहाँ पर 2021 में, नाइजर के अंदर में 2021 में, माली के अंदर में 2021 में, माली के अंदर में 2020 में। तो ये चलता रहता है, ऐसा नहीं कि बड़ा ही एक तरीके से ऐसी चीज मैंने आप लोगों को बता दी कि यार क्या कर दिया हमारे देश में। अगर इस तरीके से आप लोग सोचोगे तो आप लोगों को लगेगा बिल्कुल कि यार ये बिल्कुल क्या हो गया। पर लेकिन ऊपर वाले की दुआ से आज तक हमारे देश में ऐसी नौबत नहीं आई कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर मिलिट्री ने रूल लेकर अपने हाथ में ये बोल दिया हो कि अब हम करेंगे, ठीक है, कि एक तरीके से नहीं दिल्ली के मालिक हम हैं अब। तो ऐसा नहीं बोला गया। तो ये एक तरीके से ऊपर वाले की दुआ बोल सकते हो आप लोग, बहुत ही अच्छी बात है। ये तो हो गई यहाँ तक बेसिक चीजें। पर लेकिन कभी भी आप लोगों से यहाँ पर जो चीजें, ये शायद ही कोई पूछेगा कि यहाँ पर तख्ता पलट किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, कभी भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी अगर न्यूज बनती है तो आप लोगों की सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि उसको ये देखो कि इंडिया के रेस्पॉन्स में उससे किस तरीके से आप लोग कुछ निकाल सकते हैं। क्योंकि जब भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी वो इंडिया को रेस्पॉन्स में रखकर यहाँ पर पूछेगी, इंडिया और नाइजर रिलेशन के बारे में। तो यहाँ पर हमारी जो एम्बेसी कब खोली गई, तो यहाँ पर नेमे के अंदर में मई में हमारी खोली गई 2009 में यहाँ पर, और नाइजर के द्वारा स्टैब्लिश किया गया इस अपनी एम्बेसी 2011 में। यानी कि पहले हम लोग पहुंचे वहां पर और फिर ये अपनी एम्बेसी लेकर आए हमारे देश के अंदर में। तो ये अपना दूतावास बेसिकली आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। ट्रेड के बारे में बात करें, द मेन जो एक्सपोर्टेड आइटम है फ्रॉम इंडिया टू नाइजर, तो राइस यानी कि चावल, कॉटन हो गया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी कि दवाइयां वगैरह, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हो गए, कॉटन, फैब्रिक, गारमेंट्स, इसी के साथ में कई सारे जो प्रोसेस जो सीरियल या फूड आइटम्स हो गए, शुगर हो गया, शुगर जो कन्फेक्शनरीज हो गई, इसी के साथ में कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, ये यहाँ से जाती है। इसी के साथ में मेन आइटम क्या है जो नाइजीरिया हमको एक्सपोर्ट करता है, नाइजर हमको एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो गम, अरेबिक गम देखने को मिलेगा। इसी के साथ में रेसिन्स, यहाँ पर अदर वेजिटेबल्स जो सेप्स हो गए, एक्सट्रैक्ट हो गए, उनके सेमी प्रीसियस स्टोन्स हो गए, ऑयल सीड हो गए, ये कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जब हम लोग से लेकर आते हैं। पर ये जो सारा देखने में बहुत ज्यादा लग रहा है कि यार ये कीमती पत्थर, तेल, तिल, बीज, रेसे, ये क्या क्या लेकर आ जा रहा है। इन रियलिटी में ओनली यहाँ पर ये $101 मिलियन का ही आप लोगों को ट्रेड देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि ज्यादा नहीं है। इंडियन इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर आज के डेट में, जिसे एयरटेल हो गया हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यूरो वर्ल्ड इंटरनेशनल हो गया, जय माता दी ट्रेडिंग, ये इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग यहाँ पर सतगुरु ट्रेवल्स, ये कई सारे इन्वेस्टमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि हमारी कंपनीज है। इंडियन कम्युनिटी वहां पर लगभग आप लोगों को अराउंड 200 इंडियन नेशनल जो है वो आज के डेट में इसकी कैपिटल में आप लोगों को रिजाइड करते हुए नजर आएंगे। और ये मैक्सिमम देखिए, अगर कोई ऐसे लोग जो होते हैं ना जो खासकर हमारे देश से ऐसे देश में जाकर रहते हैं, तो आप लोगों को ये लग रहा होगा यार इससे तो 100 गुना अच्छा हमारे देश है, हमारे देश के लोग वहां पर क्यों जाकर रह रहे हो। इसमें से मैक्सिमम लोग ये तो वो होंगे जो किसी न किसी रीजन की जॉब की वजह से वहां पर है, या फिर जो बच्चे कुछ लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो होंगे जिनका बिजनेस है वहां पर और उन्होंने अपनी बिजनेस फॉर्म खोल रखी है और वहां पर लोग जो है काम कर रहे हैं। बेसिकली इंडियन न्यूज में कई बार आप लोग कई सारे नजर आएंगे। तो ये एक तरीके का रिलेशन है जो आप लोग यहां पर इसको काउंट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन होगा तो उसको फिर आप लोगों को दूर करना है इंडिया और नाइजर के रिलेशन के बारे में। अब जब भी यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो ऐसे कई सारी कंट्री इन्वॉल्व पाई जाती है, जहां जहां पर रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे वहां पर ये इंसान जरूर मिलेगा, ठीक है। ये भाई साहब हड्डियां चूसने वाला देश है जिसको आप लोग अमेरिका बोलते हो। फ्रांस, इटली, यूएसए, यूरोपियन और इसी के साथ में वैगनर जो रशियन जो ग्रुप है, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है कि नाइजर जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीकन में, आप लोगों को देखने को मिलेगा। और नाइजर जो है वो बाउंड्री शेयर करती है नाइजीरिया, बेनिन, बुर्किना फेसो, माली। सही आंसर क्या है, करेक्ट बताइए। अगर ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन ऑफ द अबो, ए, बी, सी या फिर डी में क्या सही है, तो सारी स्टेटमेंट सही है। यही तसल्ली में आप लोग यहाँ पर पढ़ाया भी बेसिक।
तो क्वेश्चन अगर पूछा है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये लैंडलॉक कंट्री वाले क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं पहले भी, जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। ठीक है, मनु शर्मा ऐसा पहले भी हुआ है, वियतनाम लाओस वाला क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, और मैप बेस्ड क्वेश्चन तो कई सारे पूछे गए रिसेंटली अभी, जहां जहां पर भी आप लोग किसी न किसी तरीका प्रोटेस्ट, किसी न किसी तरीके की लड़ाई, किसी न किसी तरीका आतंक दंगा, उस सिटी का नाम पूछ लिया और देश का नाम मैच करने के लिए आ गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब की बार रिसेंटली पेपर के अंदर में देखने को मिले। तो आगे भी अगर बन जाए तो भाई साहब अपनी पेटी बांध कर रखिए, भाई साहब बने तो भाई साहब छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आंसर सी हो गया। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो फीडबैक जरूर देना जैसे भी लगे, और डाउट वगैरह तो पूछ लिया करो। ठीक है, अपना ही घर समझो। ओके दोस्तों, बजट की इंपॉर्टेंस क्या होती है वो आप लोगों को यहाँ पर इस आर्टिकल को देखने को मिलेगी, जब ये आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, अभी कोई एक बच्चा वनडे टाइप एग्जाम दे के आया था, उसने मुझे यहाँ पर इससे रिलेटेड जो है मैसेज भी किया था इंस्टाग्राम पर कि महिला सम्मान सेवा जो सेविंग सर्टिफिकेट है वो सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया। तो यानी कहने का मतलब ये है, जो बजट या फिर इकोनॉमिक सर्वे जो प्रस्तुत किया जाता है उससे पूरी साल जो भी एग्जाम होता है उसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए अगर आप लोग किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो एटलीस्ट 2 वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, एक बजट के ऊपर में और एक है इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर में। तो उन दोनों में को एक बार आप लोग जरूर गो थ्रू होना, ताकि सारी चीजों को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, बात की जा रही है यहाँ पर, यह है महिला सम्मान बचत पत्र योजना। ये बजट में अनाउंस की गई थी। बजट में अनाउंस की गई थी कि अगर कोई महिला बेसिकली अपना एक तरीके से सेविंग करना चाहती है तो उसको एक मौका दिया गया था सरकार के द्वारा कि 2 लाख तक का यहाँ पर वो अपना सेव कर सकती है, और उस पर ये रेट जो था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया जाएगा वो 7.5 था। तो आप लोग एक अंदाजा लगाइए कि कितने सारे अकाउंट खुले होंगे और कितने सारे लोगों ने जो है इसमें पैसा जमा किया होगा। एक अंदाजा लगाइए, मतलब कितना सोच सकते हैं आप लोग कितने पैसे इसके अंदर आए होंगे हैं? 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, 5,000 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़। कोई एक नंबर चूज कर लीजिए और फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि स्कीम लॉन्च होने के बाद में इसके अंदर पैसा कितना है। और हम लोग कई सारे तो ये भी होंगे कि अच्छा ऐसी भी कोई स्कीम है क्या दुनिया में, और आप लोग पैसा देखोगे तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि लोग कितना इस्तेमाल कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो स्कीम है, जिसको MMSC बोला गया है, ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। स्मॉल मतलब छोटा अमाउंट आप लोग कर सकते हो, मिनिमम इसमें 1,000 का और मैक्सिमम डिपॉजिट 2 लाख का हो सकता है, और 2 साल के लिए यहाँ पर रखा जा सकता है 2025 तक का। यानी कि 23 में लॉन्च हुई, 25 तक का स्कीम चलने वाली है। मार्च में लॉन्च की गई थी क्योंकि बजट मार्च में आया था। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब मार्च में बजट, वैसे मत बोलने लगा कि सर ये भी नहीं पता मार्च में बजट आ गया। बेसिकली प्रस्तुत जो किया जाता है फिर डिस्कशन होता है, नॉर्मली अप्लाई जो होता है वो 1 अप्रैल से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात की जा रही है इसमें अब तक का ये देखो आप लोग यहाँ पर अंदाजा लगाकर तो आप लोग हैरान हो जाओगे। 14,83,980 अकाउंट जो है वो इसमें ओपन किए जा चुके हैं, और 8,630 करोड़ रुपए अब तक इसमें डिपॉजिट किए जा चुके हैं। अब इनके ऊपर में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 7.5 पर एनम का इंटरेस्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए इतना ज्यादा यहाँ पर न्यूज में था। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि कहीं ना कहीं जो नॉर्मली इंसान अपना सेविंग करना चाहता है उसको अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अब ये स्कीम महिलाओं के लिए क्यों लाई गई, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे देश के अंदर में महिलाओं के अकाउंट काफी कम आप लोगों को बैंक में देखने को मिलेंगे। जो भी अकाउंट है वो पुरुष के हैं, यानी कि मेल के हैं, और महिला का अकाउंट अगर कोई है भी, खासकर गांव में अगर जाएंगे तो वो आपका मम्मी का अकाउंट है जैसे पापा के साथ में, तो वो ज्वाइंट अकाउंट मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि पापा ही उसको ऑपरेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर एटलीस्ट एक अकाउंट जो खुलेगा वो महिला के नाम पर खुलेगा और उसमें पैसा आएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक वुमेन इंपावरमेंट की भी स्कीम आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। तो इसी के लिए आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रोविजन क्या है, पार्सल विड्रॉल का भी है, या प्रीमेच्योर क्लोजर का भी है अकाउंट को, पर यहाँ पर ये आफ्टर 6 मंथ, और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट होगा फिर यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा 2%, यानी कि अगर 2 साल तक ही रखते हो तो यहाँ पर इसका इंटरेस्ट जो है वो आप लोगों को मिलने वाला है अच्छा खासा। अब इसके पीछे की कलाकारी समझो सरकार की। इसमें 2 फायदे, एक तीर से 2 निशान का नाम सुना है आप लोगों ने, वो यहाँ पर लगाए गए हैं। एक तो सबसे पहला तो ये हो गया कि 14,83,980 अकाउंट खुल गए, और ये किसके लिए है, महिलाओं के लिए। तो इतनी सारी महिलाओं के पास में उनके खुद के अकाउंट हो गए, यानी कि वुमेन इंपावरमेंट की बात कर दी। पॉइंट नंबर 1 मैंने आप लोगों को बता दिया। पॉइंट नंबर जो 2 है वो काफी इंटरेस्टिंग है, जो आप लोग सुनकर थोड़ा समझोगे कि सरकार कितनी चालाक होती है। अब 2 साल के लिए सरकार के पास में 8,630 करोड़ रुपए आ गए हैं, यानी कि 2 साल से पहले शायद ही इनमें से कोई पैसे निकालने वाला है।
अब ये 8,630 करोड़ अगर सरकार चाहे तो देश में कहीं भी जाकर इन्वेस्ट कर सकती है 2 साल तक के लिए, ताकि इससे एक हाई रिटर्न यहां पर मिल सके या कोई भी ढांचागत विकास यहां पर किया जा सके। तो इसलिए सरकार ऐसी स्कीम लेकर आती है, सरकार की पैसों की पूर्ति यहां पर ऐसी स्कीम से हो जाती है। ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये होता है, उन्हें कहते हैं कि एक तीर से 2 निशाने। तो ये है स्कीम। तो इसके बारे में याद रखिएगा कौन सी मिनिस्ट्री की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च की गई थी। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आजादी का अमृत महोत्सव जो हम लोग सेलिब्रेट करे थे, तो उसमें तो एनकरेज किया जा रहा है वुमेन का इन्वेस्टमेंट, यानी कि वुमेन का एज इन्वेस्टर के तौर पर यहां पर देखा जा रहा है कि उनके नाम पर भी लोग जो इन्वेस्ट करेंगे। स्टार्टिंग में मैं रियलिटी में बताता हूं आप लोगों को, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये लग रहा था मैंने कोई इसमें पैसा ही क्यों डालेगा, ठीक है। नॉर्मली एक तरीके से ना जिनके ऑलरेडी अकाउंट है वो उसको अच्छे से एंजॉय करेंगे, इसमें कहाँ ज़्यादा पैसा आने वाला है। तो मुझे लग रहा था कि मैक्सिमम 1-1.5 करोड़ तक इसमें आ जाएगा, पर लेकिन इसमें 8,000 करोड़ रुपए पैसा आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो लोग जो है आज की डेट में इस तरीके से चीज़ों को जो है, मतलब सरकार जो है इस तरीके से लोगों को बेसिकली नहीं कहती कि डायरेक्ट करती है कहीं ना कहीं पैसे को इकट्ठा करने के लिए और समाज में एक चेंज लाने के लिए। तो ये आप लोगों को यहाँ पर स्कीम बताती है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, एक डायलॉग आप लोगों ने सुना है, एक तितर के आगे एक तितर के आगे 2 तितर, एक तितर के पीछे 2 तितर। तो बताओ कितने तितर बताओ कितने तितर, आंसर दो। अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक पक्षी के बारे में जिसको यहाँ पर नाम दिया जा रहा है वेस्टर्न ट्रागोपन। तो यहाँ पर रिसेंटली अभी यहाँ पर ये इसके जो घर वगैरह हैं, रहने की जो जगह है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो है ये एग्जिस्ट करने पे क्वेश्चन मार्क इसके लग सकता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर इससे क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का स्टेट वर्ड भी है, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेस्टर्न ट्रागोपन या फिर इसको ट्रागोपन मेलानोसिफलस के नाम से भी यहाँ पर इसको जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट साइंटिफिक नेम भी आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं। अगर इसके लिए आप लोग बेसिकली बात करें तो स्टेट पीसेस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश से आते हैं तो। अभी यहाँ पर काफी कंजर्वेशन के एफर्ट डाले गए। तो सहारन ये है बेसिकली पेजेंट्री, इसको बेसिकली सहारन तितर बोलते हैं। तो इसके कंजर्वेशन में काम किया गया, तो इसको यहाँ पर अच्छे से इंक्रीज कर पाए। तो ऐसे ही यहाँ पर हम लोग वेस्टर्न जो ट्रागोपन है इसको भी यहाँ पर एक तरीके से आगे लेकर चल सकते हैं। इसको वेस्टर्न हॉर्न ट्रागोपन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये रेयरेस्ट है ऑल लिविंग जो भी इस तरीके के जो यहाँ पर पक्षी पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, इसको किंग्स ऑफ द बर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो इसको यहाँ पर बेसिकली आप लोग जुराना या फिर किंग्स ऑफ बर्ड के नाम से अगर पूछे तो इसको यहाँ पर पुकारा जाता है। ये हिमालयन पाकिस्तान वाले रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में और वेस्टर्न जो गढ़वाल रीजन है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये फ्रीली एक तरीके से जो यहाँ पर अपना खाना वाना जो यूज करता है, ये लीव्स, रूट, सीड्स वगैरह खाता है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। और कभी कभी कंज्यूम करता है इंसेक्ट्स वगैरह भी, अदर जो यहाँ पर इनवर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है। इसका वनरेबल कैटेगरी में है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कई बार, डायरेक्ट पूछ लेंगे कि IUCN स्टेटस क्या है यहाँ पर इस पर्टिकुलर पक्षी का, जो रिसेंटली अभी हैबिटेट लॉस की वजह से, यानी कि उसके घर जो है उसका लॉस हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर न्यूज में यार कौन से राज्य से निकल कर आता है। या फिर पूछे आप लोगों से कि यहाँ पर किंग्स ऑफ बर्ड्स किसको कहा जाता है, या फिर यहाँ पर जुजू राना, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर किस पर्टिकुलर राज्य से कनेक्ट करता है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाए, अगर आप लोगों को बेसिक नॉलेज है तो भाई साहब एग्जामिनर घूम जाएगा कि ये सारे क्वेश्चन के आंसर इंसान दे कैसे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है वेस्टर्न ट्रागोपन, और यहाँ पर इसी के पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पर हिमालयन जो स्नो कुक भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दी कि किस किस लिस्ट में क्या क्या चीजें हैं, और यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बेसिकली आप लोगों को प्रोवाइड करा दी। और यूपीएससी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, कंजर्वेशन ये सब चीजें बड़ा ही एक फेवरेट टॉपिक होता है। तो जब रिविजन करोगे तो नजरों में एक बार निकाल लेना, कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। कंफ्यूजन हो तो बताना, उसको दूर करेंगे। दोस्तों जब ऐसी कोई न्यूज़ निकल कर आती है तो वो कई बार इस तरीके से दुख पहुंचाती है कि यार जिस चीज़ के लिए जो चीज़ बनाई गई है उस पर्टिकुलर सिस्टम को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए आज के डेट में कोई स्कीम इंप्लीमेंट की जाए सरकार के द्वारा कि जो भूखे बच्चे हैं उनको खाना पहुंचाया जाएगा, और उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर लॉन्च कर दे, और पता चला वो जो फंड लॉन्च किया गया था वो था यहाँ पर 1 साल के लिए। अब हम लोग यहाँ पर 5 साल बाद भी देख रहे हैं कि उसमें से ओनली 15% खर्च किया गया है, और जबकि देश में बच्चे जो हैं कई बार भूखे जो हैं वो बेसिकली मर रहे हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन का लेवल नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे ही स्कीम है यहाँ पर जिसमें 15% खर्च किया गया, 1 लाख करोड़ की स्कीम, और एग्रीकल्चर का ढांचा विकास करना था यहाँ पर, उसके लिए फंड था यहाँ पर। 2020 में यहाँ पर ये बोला गया था कि पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जाएगी। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए जैसे हमारे खेतों में हम लोग गेहूं लगाते हैं,
अब गेहूं खेतों में लगा दिया, हम लोग क्या करना पड़ता है, यहाँ पर दो तरीके होते हैं, उसमें से एक तो भूसा निकलता है जिसको भूस बोलते हैं नॉर्मली, और दूसरा गेहूं निकलते हैं जो कि गेहूं ही बोलते हैं उनको, तो ठीक है, अनाज बोल देते हैं वैसे। अब इनको दोनों को लेकर घर पर लेकर आते हैं और इसको बेसिकली एक पर्टिकुलर कमरे यानी कि कोठा बोलते हैं, उसमें से भूस वाला कोठा, उसमें डाल देते हैं। और यहाँ पर ये वाला जो होता है ये गेहूं, इसको हम लोग टंकियों में भर के रख लेते हैं। अब फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर ये होता है कि जब हमको लगता है कि हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा यहाँ पर है, फिर इसको ले जाकर हम लोग मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर नॉर्मली हमारी साइड में फॉलो किया जाता है। अलग अलग लेवल पर अलग अलग चीज़ें हैं, पर लेकिन सोचो अगर एक प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए कि पास में यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए, जिसको अगर बेचना है तो वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल रहे कि उसको खेतों में से खेतों में ही बेच दिया जाए, घर तक उसको लाने की मशक्कत न उठानी पड़े। और आसानी से यहाँ पर अगर कोई ऐसी फसल है जैसे कि टमाटर की बात कर लो, कि टमाटर क्या है, टमाटर बिल्कुल ऐसी फसल है जो कि बर्बाद होती नजर आती है जरा सी देर में, तो उसके लिए क्या जरूरी है, कोल्ड स्टोरेज चेन जरूरी है, तो उसके ऊपर खर्च किया जाए। तो ये पैसा बेसिकली इसी दिया गया था कि पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉस होता है कई बार कई सारी चीजों में, उसको रोका जा सके। पर लेकिन इस फंड में से ओनली 15% ही अब तक सरकार के द्वारा खर्च किया गया है, तो ये सोचने वाली बात है। तो ये तो हो गई बेसिकली सरकार की बातें। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, अब उसको देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नाम क्या है, नाम तो सुना ही होगा, नाम है सांबा, ठीक है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है हमारे देश में, ये 2020 में लॉन्च किया गया था और इसका बेसिक पर्पज ये था कि पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जब खेतों में से कटाई की जा सके फसल की, उसके बाद में ढांचागत विकास। तो यहाँ पर AIF का जो एम है वो ऑल अराउंड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। फार्मर, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर, फार्मर, दूसरे जैसे कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से एक चेन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ज्वाइंट लायबिलिटी जो ग्रुप है, जो भी यहाँ पर इस फील्ड में काम करते हैं, उन सब के लिए एक ढांचागत विकास यहाँ पर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर थी, अगर कोई लोन भी लेता है तो 3% का उसको इंटरेस्ट में छूट मिलेगी। क्रेडिट गारंटी की स्कीम दी जा रही थी, क्रेडिट गारंटेड फंड, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज अगर कोई इसमें काम करता है तो यहाँ पर लोन ले सकता है अप टू द 2 करोड़ बेसिकली। यहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी, सेंटर और स्टेट से मिलकर यहाँ पर काम करना था। पर लेकिन अब तक इसमें से ओनली 15% पैसा जो है वो खर्च किया गया है। तो ये सोचने वाली यहाँ पर बात है, यानी कि ये बोल सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए पैसा रखा गया था, उस पर्टिकुलर पर्पज के लिए पैसे को यूटिलाइज ही नहीं किया जा रहा है। तो फिर ऐसी स्कीम जो होती है फिर वो नेगेटिव चीजों की तरीके से देखी जाती है कि लॉन्च तो कर दी, चलो उस टाइम पर लुभावनवाद कि हाँ ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, पर इन रियलिटी के ग्राउंड लेवल पर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है और पैसा होते हुए भी खर्च नहीं कर रहे हैं। ये कैसे, मतलब एक तरीके सोच रहे हैं कि ये कितनी एक गलत चीज है। एक तो है कि पैसा ही नहीं दे रहा है कोई, एक है कि पैसा है उसको खर्च ही नहीं किया जा रहा, उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आगे लेकर चला नहीं जा रहा है। तो ये वाली चीज जो है ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। बहुत सारी महिलाओं के लिए ऐसी स्कीम है, निर्भया फंड के बारे में मैंने बात की थी, उसमें से दुनिया भर का पैसा पड़ा रहता है, उसमें कोई खर्च ही नहीं करता है। तो ये बेसिकली सोचने वाली बात है कि आखिर करना क्या चाह रहे हो, ये तो बता दो कम से कम, है। तो कैसा लगा आज का ये डिस्कशन जरूर बताना और फीडबैक जरूर दिया करो लेक्चर के बारे में। और एप्लीकेशन पर भी जाते हो तो यहाँ भी फीडबैक दिया करो, बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से फीडबैक यहाँ पर दे रखा है। तो आप लोग चीज़ों को बेसिकली एक तरीके से, इससे ना क्या होता है जब फीडबैक देते हो चीज़ों के बारे में, तो इससे लोगों को पता चलता है कि हाँ चीज़ें सही हैं। एटलीस्ट जो अगर कोई चाहता है कि यहाँ पर कनेक्ट होना, तो उसको लगता है कि यहाँ सही जगह आ रखे हैं। तो ये काम आप लोग कर सकते हो, ये एक तरीके से अप्रिशिएशन होगा SLV टीम के लिए भी कि हाँ यार इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये सबके लिए एक अच्छी बात होगी। तो थोड़ा सा ये काम आप लोग जरूर किया करो। और इसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होती है कि जब भी आप लोग किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हो, तो यहाँ पर एक तरीके से ना आप लोग चाहे किसी के आंसर को अप्रिशिएट करते हो वहाँ पर, तो उसमें पॉजिटिव चीज़ बताया करो कि ये चीज़ें इसलिए हम लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ताकि सामने वाला भी समझ सके कोई कि हाँ यार चीज़ें उस तरीके से लेकर चलनी चाहिए। और ज़िंदगी में प्यार बांटने से बढ़ता है यार। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो चीज़ें शेयर जरूर किया करो। अगर आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है और नहीं फायदा पहुंचा रही है और सोसाइटी में नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, तो उनको कभी भी शेयर नहीं करना है। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक उन्हें ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों का प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो SLV यूज़र्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से पेड कोर्स में जाकर और अपने कोर्स के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम अपना एप्लीकेशन का होम स्क्रीन खोलते हैं तो हमें ये पेड कोर्स का सेक्शन सबसे पहले दिखाई देता है। हमें इसको टैप करके ओपन करना है और ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले माई कोर्स दिखाता है, जिसमें हमारा जो भी कोर्स परचेज्ड है वो होता है। फिर होम आता है एंड देन ऑल कोर्स। हमें हमेशा ऑल कोर्स पर जाना है जब हमें कोई कोर्स परचेज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद परचेज़ करने के बाद हमें वो कोर्स अपने माई कोर्स में दिख जाता है। अब हम बात करते हैं क्लास नोट्स की। जो अभी कोर्स लॉन्च हुआ है क्लास नोट्स, उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो हम उस कोर्स को व्यू कोर्स करेंगे,
व्यू कोर्स करने के बाद हमें सब्जेक्ट पर या लाइव पर नहीं जाना है, हमें डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाना है। जैसे हम टेलीग्राम पर टैप करेंगे, वहाँ से आप व्यू कर सकते हैं एंड व्यू करते ही आपका टेलीग्राम पेज खुल के ज्वाइन चैनल आ जाएगा। आपको यहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ओके, थैंक यू।